हैप्पी होली लिख रहे हो दोनों? हैप्पी दिवाली बोला था मैंने। चलो बताओ भाई। बोलो। was signed between टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश। अच्छा। सेरिंगपट्टनम। चलो बता दूंगा। बाकी बताओ। बाकी चीजें तो देखी है ना। कुछ चीजें भी अब लिखवा दूंगा। कौन सा? ठीक है। देखो, सेरिंगपट्टनम की तो बात हमने की नहीं, क्योंकि अगेन इट्स पार्ट ऑफ मिडेवल, बट स्टिल अगर आपको लगेगा तो थोड़ा बहुत बता दूंगा। बट क्योंकि मैंने जिस चीज की बात नहीं की, तो वो चीज नहीं होगी, पहली बात आप समझो। क्योंकि बात की होती तो क्वेश्चन में होता। कौन सा? ए लग रहा है। बी। दो लोग को बी लग रहा है। मानव सिंह बी। ठीक है, हाँ शाश्वत। समझ आ रहा ना कि क्या लिखा है? इनकरेक्ट। ठीक है। मैं तो पूछ रहा हूँ कि क्या था। ठीक है। बी। सबको बी ही लग रहा है। ए कैसे लग रहा है नाइशा? हाँ तो सही है ना, वो तो सही है। ये देखो, ये क्या लिखा है। ये देखो, इस तरह से क्वेश्चंस गलत होते हैं। इनकरेक्ट पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं। अच्छा। हाँ तो मैंने क्या बोला था, जब मैं टीपू की बात करूंगा तो इट इज ऑब्वियस, बिकॉज बाप बेटे हैं और साथ में रूल कर रहे हैं। एक टाइम बाद हैदर अली की डेथ हो जाएगी बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स, तो टीपू आ जाएगा। अदरवाइज मैंने जब बोला मैं सिर्फ एक की बात करूं चाहे दोनों की बात करूं, मोर और लेस दोनों सेम है ना। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इट इज बी। ठीक है, बताओ रंजना। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आओ वहीं से। हम्म। हाँ, सी वाला नहीं किया है। इनकरेक्ट। बताओ। हम्म। बी इज इनकरेक्ट। ठीक है। हाँ, बी इज द राइट आंसर। हम्म। डी फोर ओनली। ठीक है। हैदर अली सुल्तान ऑफ मैसूर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटेड इज नॉट करेक्ट। कब मरे थे फिर? 82। ठीक है। किसी कोई कंफ्यूजन इसमें? डी ओनली में? नहीं, फोर ओनली। रिसाला का। ठीक है। सी। बी। ठीक है, कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। मानो सिंह सी। ए बार बदलो मत। पहले सी बोल रहा था फिर बी बोल रहा है। बी या सी मानो, फाइनली बताओ। बी। प्रियंका सी। जाट रूलर सूरजमल है।
ठीक है। He tried to implement military reforms and recruited foreigners in his army. सूरजमल की बात हो रही है। जाट रूलर सूरजमल। He supported Marathas in third battle of पानीपत। तो इनिशियली तो सपोर्ट किया ही था। अच्छा, ठीक है। मानव सिंह बी, गुलिस्ता सिंह बी, सारे लोग बी पे अड़े हुए हैं। किसी और को कोई लगता है भाई? कुछ को लगता है बी, किसी को लगता है सी? बताओ। हाँ, ठीक है। तो बी या सी? चलो इसको इसको थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूँ। अब ठीक है। लो, जनरली जब सपोर्टेड की बात होगी, मतलब कि कंसीडर नहीं करते कि किसी को फुल सपोर्ट नहीं मिला। देखो, ना तो यहाँ इन्होंने फुल बोला ना पार्शली बोला, तो सिर्फ सपोर्ट की बात करूंगा तो एक टाइम तक सपोर्ट तो था ही, है ना? कि जैसे मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने लग जाऊं, मेरा क्लियर हो ना हो, मेरी प्रिपरेशन तो होगी ही। यूपीएससी एस्पिरेंट का टैग लग गया ना मेरे पे, तो सपोर्टर का टैग लग ही जाएगा। लेकिन हाँ, इनिशियली होना चाहिए था, बट ठीक है। जनरली अगर सपोर्टेड की बात करेगा, चलो मैं कह रहा हूँ कि इनिशियली सपोर्टेड। अब बताओ। अब ठीक है, सेकंड ऑप्शन। तो तीनों बी। ठीक है। तो फुल्ली आप बोलोगे कि नहीं सपोर्ट, लेकिन हाँ इनिशियली सपोर्ट किया था, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं था। तो टेक्निकली जैसे मैंने बोला कि मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी ना, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट, चाहे मैं एक दिन क्लास ना गया हूँ, स्टिल आई बी यूपीएससी एस्पिरेंट। एक बार मैंने फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है। ठीक है। ट्रेवनकोर की अभी बात नहीं की थी मैंने, आज करूंगा। बाकी देख लो आप, अगर लगता है कुछ समझ आ रहा है तो। ट्रेवनकोर की बात हो रही है, ठीक है। मार्तंड वर्मा का कल नाम तो लिया था मैंने, बताया नहीं था वो, थोड़ा सा पॉइंट बच गया, उसको लिखूंगा अभी। ठीक है, तो मार्तंड वर्मा से रिलेटेड है बेसिकली ये ट्रेवनकोर। बहुत कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था, लेकिन हाँ ठीक है, देख लो, अगर समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज। मानव सिंह बी। इसके लिए बी बोल रहे हो, पहले के लिए बोल रहे हो? ए, ओनली वन। ट्रेवनकोर से रिलेटेड है, जो भी आपको लगे सही है। बी। तो अरे तुक्का ही लगाओ। जय माता दी। अरे शाश्वत कुछ बोलो, इतने एस्टोनिश्ड कैसे हो? तुक्का लगाओ। थर्ड तो सही है, तो फिर ऑल थ्री कर लो। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, थर्ड का तो ऑप्शन ही नहीं, तो थर्ड पॉइंट सही, तो मतलब बाकी दोनों सही, ऑल थ्री। थर्ड का सेपरेटली दिया नहीं, ओनली वन। ट्रेवनकोर बताऊंगा, परेशान हो तो। है डी। डी। हाँ ठीक है, बी लगवा रखा है ना, हाँ, समझ गया मैं, मुझे लगा चेंज कर रहे हो। माई वॉइस इज नॉट ऑडिबल, ये कैसे हो सकता है? पहले वाला, अच्छा बी, ठीक है, मानो इसका बताओ। अरे आवाज आ रही है नहीं आ रही है? बताना जरा ऑनलाइन वालों, हाँ ना बोल दो जरा भाई। ऐसा कैसे हो सकता है, आवाज नहीं आ रही? देखो वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ाओ आप, ऑडियो से कनेक्ट कर लेना, आई थिंक। म्यूट तो नहीं हूँ मैं, आई थिंक। इस्टेब्लिश्ड अ स्टेट मोनोपोली ओवर द पेपर ट्रेड, पहली बात तो ये कह रहा है। ठीक है। हैं? सही है। ही बिल्ट एन आर्मी ऑन द वेस्टर्न मॉडल ऑफ द मॉडर्न वेपन्स। सोच के देखो, मैं बोल रहा हूँ कि मैसूर एंड ट्रावनकोर पास पास हैं। हैदर अली भी इसको कैप्चर कर लेगा ना?
सोच के बताना। देखो मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला सही है, क्योंकि मैंने क्या बोला, देखो आप जब पास पास के स्टेट होंगे, जैसे आपका पड़ोसी अगर अपना घर 3 मंजिल का बना रहा है ना, तो आप भी करते हो कि मैं भी बनाऊंगा। आप समझ रहे हो? तो तो ये तो होना ही था। रीजन इसका आज समझेंगे, जब ये कॉलोनीज बन रही थी ना। कौन सा? देखो ये ऑप्शन, कल अगर मैंने मार्तंड वर्मा की बात की थी तो मैंने ये पॉइंट जरूर बोला था, एक ही लाइन में बोला था, लेकिन बोला था कि मार्तंड वर्मा वॉज द रूलर। उन्होंने सब ऑर्डिनेंस अलायंस साइन किया था। अच्छा अच्छा, ये तो साइन सब्सिडरी अलायंस, अरे वही है सेम चीज, सब्सिडरी अलायंस सब ऑर्डिनेंस। अब वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये आपको देखना है कि ये सही है कि नहीं। बताओ भाई, पढ़ चुके हो? हाँ, बुक में नहीं है। फिर भी आइडिया तो लगाओ, कुछ लगता है। मैंने मार्तंड वर्मा की कल बात की थी, सिर्फ एक ही लाइन बताया था, और एक ही लाइन, वही यही एग्जैक्ट लाइन थी वो। किसी भी रूलर की, अनलेस ब्रिटिश इंडिया इज देयर, किसी की मोनोपोली नहीं होनी, पहली बात। मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि अगर बाहर का कोई पावर है, ना तो मराठास की ना तो मुगल्स की, किसी की मोनोपोली नहीं थी, पहली बात आप ये याद रखना, है ना। मोनोपोली वाला सीन इन रूलर्स के लिए खत्म हो जाता है, चाहे वो मार्तंड वर्मा हो, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे कोई हो। अब थर्ड वाला, अगर थर्ड वाला सही है तो पहला भी सही होगा, क्योंकि थर्ड के लिए कोई ऑप्शन है तो नहीं। 1 और 3, 2 और 3 नहीं है ना, तो या तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये सही होगा तो ये भी तो दो ऑप्शन होने चाहिए थे। अच्छा वो ऐसा बोला है क्या? कंसिडर फॉलोइंग विच रिस्पेक्ट टू द रूल ऑफ। अच्छा ऐसा, गिवन है, ओके ठीक है। तो दो बोल रहे हो आप, और ओनली वन, मतलब दो स्टेटमेंट सही है, पहला गलत हो जाता तो है। मतलब ये सही है और ये सही है। बताओ भाई। आ रही है आवाज, अच्छा ठीक है आकाश। ठीक है, मोनोपोली वाला सीन गलत है, मोनोपोली वाला गलत है ऑब्वियसली, और ये दोनों ठीक है। ठीक है, ये दोनों ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट, रीजन ये था देखो, क्योंकि मराठास का डर था, हैदराबाद ने भी काम किया था, इन्होंने भी किया, बट इनका क्लियर एक रूल ये था कि ऑटोनॉमी होगी। हम तुमसे हाथ मिला रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि नाउ यू आर आवर ओनर। जो रूल्स मैं बनाऊंगा, मार्तंड वर्मा जो रूल्स बनाएंगे, वो ब्रिटिशर्स को इनके एरिया में फॉलो करने होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वी आर साइनिंग अ सबऑर्डिनेट अलायंस, तो सिर्फ बात इतनी है कि ना हम आप पे अटैक करेंगे, ना आप हम पे अटैक करना, सिर्फ इतनी बात थी। और हाँ, मिलिट्री प्रोटेक्शन आप जरूर प्रोवाइड करते रहना, जिसके बदले में हम आपको कुछ चीज़ें पे करते रहेंगे, ट्रेड वेड करने की अनुमति दे देंगे कि हाँ हमारे यहाँ ट्रेड वेड करो। और ये वो रीजन होगा जहाँ पे मिशनरीज भी आएंगे, आएंगे कि नहीं, क्रिश्चियनिटी सबसे ज़्यादा इसी रीजन में होगी, केरला में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियंस है पर इस टाइम पे, तो इस रीजन से भी ठीक है। हाँ मैंने नहीं देखी। हाँ बोलो बोलो। पिक्चर को सच मत माना करो भाई, पिक्चरों में कुछ और ही दिखा देते हैं, उसमें ना किसी को भी ग्लोरीफाई कर देंगे, ऐसा असल जिंदगी में नहीं होता। अरे अच्छी मूवीज देखो भाई, विदेशी पिक्चरें देखो जो इसी इंपायर उम्पायर पे बनी हो, चर्च के नाम पे लड़ाई हो रही, कांटे मारे जा रहे हैं, क्रिस 3 देखो। ऐसी पिक्चरें जो इतिहास पे बनी हो, ठीक है, अनलेस दे आर डॉक्यूमेंट्रीज, हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है वो। उसमें ना जरूरत से ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं कि रतन सिंह हरा दे रहे हैं खिलजी को। खिलजी 1.5 गुना लंबा था रतन सिंह से, उसके मुंह जितने थे रतन सिंह, है ना। लिटरली बता रहा हूँ, रतन सिंह क्या कहते, खड़ा हो जाता ना तो ये ऐसी हाइट होती कि एक बच्चे के सामने एक जानवर खड़ा है। ठीक है, तो ये सब, जैसे मैं अपनी स्टोरी लिखूंगा तो मैं अपने आप को ग्लोरीफाई करूंगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए मैं जिस बुक का रेफरेंस मैं आपको दे दूँ, शेखर बंदोपाध्याय, ही इज अ सेंट्रलिस्ट, किसी को कोई ग्लोरीफाई नहीं, ना लेफ्ट ना राइट। जो बात जैसे होती है न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम एज एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, हम पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड नहीं होंगे,
ना हमको चीज़ें कि इमोशनली हम किसी से कनेक्ट हो गए तो हम उसके फेवर में बोलने लग गए, ये सारे सीन नहीं होंगे। अच्छा ये बताओ, बोथ 1 and 2, पुलिस सिंह बी। अरे मानो सो गए क्या, आंसर्स नहीं आ रहे। आकाश, बोथ 1 and 2, और किसी को कोई? वेलू थम्पिन ट्रावनकोर, अच्छा ठीक है, अभी अभी अगले ही अभी लिखवा दे रहा हूँ ये चीज़। ट्रावनकोर का एक थोड़ा सा है, हाफ आधा पेज का। इट वाज अगेन, ये ट्रावनकोर से ही रिलेटेड है, ये बात ठीक है। ठीक, वेलू थम्पी इज रिलेटेड, दीवान थी, ये भी ठीक है। अब बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स था या नहीं था, जो भी था, देखो आप। और अगर आप केरला में देखोगे तो पॉलिटिकली मिलिटरीली किसी भी चीज़ में देखोगे तो ये नायर कम्युनिटी इज डोमिनेटिंग देयर। अगर जो लोग केरला गए हैं उनको पता होगा कि नायर कम्युनिटी इज डोमिनेटिंग कम्युनिटी, कि मोस्टली आपको नायर्स मिलेंगे, ठीक है ना। बोलो बोलो, तुक्का ही लगाओ, कोई बात नहीं, इसको लिखवा रहा हूँ अभी, परेशान मत हो ऐसे। बोलो भाई पुष्कर, बोथ, सब लोगों को बोथ, बोथ, ठीक है। देखो आप, थोड़ा सा अगर हम देखें कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो रही ये चीज़ें, है ना, समझ रहे हो आप ना। हार्श कंडीशंस, देखो यहाँ स्पेसिफिक कोई बात करती तो जहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल करेंगे उनके खिलाफ जो रिवोल्ट होने का रीज़न होगा वो हार्श कंडीशन, की ज़रूरत से ज़्यादा आप दबाव डाल रहे हो। तो अगर हम लॉजिकली भी सोचें तो पहला ऑप्शन सही हो जाता है। हार्श कंडीशंस बोली ना, तो ब्रिटिशर्स जहाँ रूल करेंगे वो वहाँ के लोगों का जीना मुश्किल कर देंगे, यही तो। अगर मैं कोई स्पेसिफिक रीजन दे देता कि भाई टैक्स ज़्यादा इंपोज कर दिया है ना, पीजेंट्स को ज़्यादा सप्रेस कर रहे थे, तब वहाँ सोचने की बात हो जाती। ये तो कंबाइंड तरीके से बोल दिया कि हार्श कंडीशंस, है ना, कि हम कहीं रह रहे थे, वहाँ कोई माफिया आके रहने लगा जिसने मेरा निकलना मुश्किल कर दिया। तो फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ सही हो जाता है। अगेन मैंने बोला कि नायर कम्युनिटी ऑब्वियसली जहाँ पे डोमिनेटिंग होगी, तो वेलू थम्पी ही वाज असिस्टेड। कहीं पे अगर कोई डोमिनेटिंग कम्युनिटी है और वहाँ कोई रिवोल्ट हो रहा है तो कम्युनिटी असिस्ट कर रही होगी रिवोल्ट करने वाले पर्सन को या लीडर को। राकेश टिकैत इज द मेजर एग्जाम्पल। अगर वो किसानों के लीडर है तो उनको असिस्टेड बाई हुम, फार्मर्स, किसान उनको असिस्ट करेंगे ना भाई। तो सेम चीज़ यहाँ पे दोनों ठीक है ना, बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। कल ही बात की थी इसकी, पहले भी बात कर ही चुके हैं। सी, और किसी को कुछ लगता है? सी, देखो आप, इसकी तो हमने बात ही की थी, पठानी भाई आया हमारा तो हम साथ देंगे ही देंगे, है ना। देन कम्स मुगल रूलर, क्यों, ये वाला स्टेटमेंट सही क्यों है? अच्छा ओके, मुझे लगा तीनों। ये गलत हो गया क्योंकि मुगल तो था नहीं, बाहर से आता इन्वेडर था। तो 1 and 3, 15th सेंचुरी के आया था आस 15 एग्जैक्टली क्या टाइम टेन्योर था, क्या कोड था सूरी का? 4055, 40 से 55, यही था ना। 1540 से 55, यही तो था, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, 40 से 55 ही है। ओके, शेर, अच्छा यशिका ये बताओ जरा कि शेरशाह सूरी रूल कर रहा था, शेरशाह सूरी डी फैक्टो था डी जूरे था? अगर मैं स्पेसिफिक एक ईयर की बात कर रहा हूँ, अगर मैं ईयर 1549 की बात करूँ या 1548 की बात करूँ, शेरशाह सूरी इज अ डी जूरे और डी फैक्टो एट दैट टाइम? यशिका, चला जा चला जा जा, भागे जा रहा है। हाँ, डी फैक्टो या डी जूरे, और रीजन बताओ, रीजन बताओ। लॉन्ग आंसर, यस,
45 में मर गया तो वो सीन ही खत्म है उसका। उसके नाम पे डायनेस्टी चल रही है, लेकिन ही इज नॉट देयर। ही वॉज किल्ड बाई चंदेल डायनेस्टी, कालिंजर उत्तर प्रदेश। तोप के आगे बांधा, घी डाला उसके ऊपर, नहलाया घी से, आग लगा दी, जब आधा जल गया तो उसको तोप से उड़ा दिया, है ना। तो ही डाइड इन 1545। तो अब उसके नाम पे रूल चल रहा है, क्योंकि अगेन हेमू मिलिट्री जनरल, हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू ऑफ रेवाड़ी पास का था, ठीक है। तो इसलिए ही वॉज डी जुरे। रेगुलेटर काम करता है इसका, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, चलो शुरू करते हैं अब आगे थोड़ा। अच्छा, किसी को आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी हो तो ये दो आंसर्स आप लिख लो घर पे, जब भी टाइम मिले लिख लेना थोड़ा सा। फ्यूडलिज्म, फ्यूडल लॉर्ड समझते हो आप किसके हैं? ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन ठीक है मैं बताता हूँ। फ्यूडल लॉर्ड्स क्या होते थे? हायरार्की का सिस्टम होता था, किंग होगा, उसके नीचे नोबल्स होंगे, फिर नोबल्स, फिर नोबल्स, नोबल्स, ये है फ्यूडलिज्म, है ना। ये कुछ अलग नहीं, कोई नहीं, ये लिखना रिसाला सिस्टम आप लिख लेना, फ्यूडलिज्म कोई नहीं। हालांकि वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, 10-15 मिनट ले जाएगा, इसलिए इसको अभी यहाँ डिस्कस नहीं करते, कभी टाइम रहा तो बता दूंगा, ठीक है। फ्यूडलिज्म, बट हाँ वही हायरार्की वाला सिस्टम की फ्यूडलिज्म, मतलब एक फ्यूडल लॉर्ड होगा, पुराने टाइम में होता था, अब तो एग्जिस्ट नहीं करते। ये तो कर ही सकते हो आप। ठीक है, फोटो तो खींच लो जो करना है। कल कहाँ तक लिखा था हमने? कुछ चीज़ें और लिखने की बाकी हैं, वो लिख लो आप। फिर थोड़ा सा सेरिंगपट्टनम, क्योंकि नाम आया था तो उसका बता देता हूँ। उसमें होगा कुछ नहीं, टीपू सुल्तान हारेंगे अंग्रेजों से, और जिसकी वजह से उनकी आधी डायनेस्टी चली जाएगी अंग्रेजों के पास, है ना। ठीक है, और मैंने ये बताया था कि भाई फैक्ट्रीज वगैरह का क्या सीन था, है ना। ठीक है, कि मतलब क्यों हम किसी चीज़ को फोर्ट बोलते हैं, कि फोर्ट विलियम ऑफ कलकत्ता का क्या सीन था, क्यों बनाया गया था, किस चीज़ को हम सेटलमेंट बोलते, सॉरी नहीं सेटलमेंट तो आज समझो, हाँ नहीं, ट्रेडिंग सेटलमेंट बता दिया था, परमानेंट सेटलर्स आज बताऊंगा, हाँ ठीक है। अगर उसका फोर्टिफिकेशन कर दो तो दैट इज जैसे फोर्ट विलियम्स ऑफ कलकत्ता, है ना। ठीक है, ठीक है। टू डू इंटरनेशनल ट्रेड, यहां तक लिखा था हमने। इंटरनेशनल ट्रेड किन चीजों का होता था, उन चीजों को लिख लो आप। एग्जाम्पल, ये देखो लास्ट पॉइंट जो हमने लिखा था कि मैसूर बिगेन इंटरनेशनल ट्रेड, यही था ना? नहीं, अच्छा मतलब वही, इन 1793 टीपू सेटेड अप ब्ला 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 एंड डू इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। इंटरनेशनल ट्रेड किन चीजों का हो रहा था, वो चीजें लिख लो आप। ल्यूक्रेटिव गुड्स, इंटरनेशनल ट्रेड के आगे ब्रैकेट ब्रैकेट लगा के लिख लो आप, ल्यूक्रेटिव गुड्स, ल्यूक्रेटिव गुड्स, कॉमा, ल्यूक्रेटिव गुड्स क्या होते हैं पता है ना? अगर किसी को कंफ्यूजन तो आगे लिख लो सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी। ल्यूक्रेटिव, LUCRATIV, शायद। ल्यूक्रेटिव गुड्स लाइक सैंडलवुड, चंदन की खेल, पुष्पराज, पुष्पा, है ना। वो भी यही इसी टाइम पे था, पुष्पराज भी, ठीक है ना। हाँ हाँ, अरे है, हाँ वही, हाँ हाँ सही, वही था, वही था वही। वही, ये चंदन की लकड़ियां कैसे बाहर कौन पहुंचाएगा बताओ? पुष्पराज पहुंचा रहा था, पुष्पा। ये कैरेक्टर्स लिटरली एग्जिस्ट करते थे भाई, एक तरह से। यार स्मगलिंग करनी होगी दूसरे किंगडम में तो कौन करेगा? पुष्पराज ही तो करेगा, और कौन कर पाएगा? चीनू करेगा क्या? है? अरे मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे कैरेक्टर्स हुआ करते थे उस टाइम पे भी। अगर स्मगल करना, क्यों स्मगलिंग नहीं हो सकती? आप सोचो कि इट वाज अ वेरी, है ना, कि डिमांड, वेरी इट वाज इन लाइक डिमांड। आपको पता है कि उस टाइम पे जैसे ट्रेवनकोर की जब बात करेंगे ना, तो जो क्लोव होता था, हिंदी में बोलते हैं उसको लौंग, 1 किलो लौंग 1 किलो सोने के बराबर हुआ करती थी, लिटरली इसका प्राइस उतना था। तो अरेबियंस क्या करते थे, हमसे हमसे ये क्लोव खरीदी और इसको बेचा करते थे ले जाके यूरोपियन मार्केट में, क्योंकि यूरोपियंस के पास इंडिया का जो रूट था वो नहीं था तब तक, ऑल्टरनेट रूट नहीं मिला था।
जो रूट पता था वो अरेबियंस को पता था, और अरेबियंस इसको टॉप सीक्रेट रखते थे कि हम नहीं बताएंगे। समझ रहे हो ना? है बाद में होगा ऑटोमन, ऑटोमन एम्पायर आएगा, है ना? तो ऑटोमन एम्पायर किसको कैप्चर कर लेगा, अभी बताता हूँ वो चीज। तो ऑटोमन एम्पायर कैप्चर कर लेगा तो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे कौन, यूरोपियंस रिस्ट्रिक्ट हो गए, अब उनको घूम के आना पड़ा। तो अगर मैं बात करूं अभी समझते हैं, तो देखो इनको क्या लगता था कि जैसे देखो जैसे मैं यहां से चल रहा हूं और मुझे इंडिया आना है, तो मैं दाहिने साइड चल रहा हूं, लेकिन ऑटोमन एम्पायर यहाँ के बैठ जाएगा। तो इनको क्या लगेगा कि इनको ये पता था कि अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, तो अगर हम राइट ना जाकर के ऐसे लेफ्ट घूम जाएं, इधर चले जाएं, इधर इधर, है ना, कि नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन से होते हुए ऐसे हम घूम के आएंगे, तब भी हम यहाँ चाइना के पास पहुंच जाएंगे, या इंडिया आ सकते हैं इंडियन ओशन होते हुए। समझ लो ना? चाहे मैं यहाँ से इधर चला जाऊँ, या मैं इधर से ऐसे एक पूरा चक्कर लगा कि यहाँ पहुंच जाऊँ, तो ये जब चक्कर लगेगा तो अमेरिका मिलेगा, बाकी कंट्रीज और मिलेंगी नई नई, है ना? तो ये चीज़ हुआ था, अभी आगे समझते हैं उसको। खैर हाँ, ल्यूक्रेटिव गुड, सैंडलवुड, बाकी आप लिखना चाहो तो लिख देना कि स्मगलिंग वाज डन बाय पुष्पराज, पुष्पा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट कॉमा, सिल्क, इंडिया टेक्सटाइल में के लिए जाना जाता था, चाइना टी के लिए जाना जाता था, और इंडोनेशिया बेसिकली स्पाइसेस, इंडिया और इंडोनेशिया कंबाइनली अपने स्पाइसेस के लिए जाने जाते थे, चाइना टी के लिए। ब्रिटिशर्स ने जो चाय बनानी सीखी, या जो ये चीज़ें हुई ना, आसाम वगैरह में बागान शुरू हुए, ये चाइना को कॉपी करके, चोर थे चोर, ठीक है? कॉमा कार्डमम, इलायची, आज भी इलायची की प्राइस देख लो आप। कॉमा कोकोनट्स, अच्छा खासा कोकोनट था, एंड देन कॉमा सल्फर, सल्फर व्हाट इज द फॉर्मूला, H2SO4 ठीक है, सल्फर, ठीक है, ओके। और कॉमा राइस, चावल भी अच्छा खासा पैदा होता था अपने यहाँ, तो इन चीज़ों का इंटरनेशनल ट्रेड होता था, है ना? नेक्स्ट पॉइंट आप लिखना, टीपू में ही स्टैब्लिश्ड 30 ट्रेडिंग सेंटर, 30 ट्रेडिंग सेंटर स्टैब्लिश किए थे। ही स्टैब्लिश्ड, टीपू स्टैब्लिश्ड 30 ट्रेडिंग सेंटर्स, 30 ट्रेडिंग सेंटर्स, अरे ये चार सारी चीजों के लिए भाई, 30 ट्रेडिंग सेंटर, हाँ हाँ, ट्रेडिंग सेंटर, ट्रेडिंग डेपो, फैक्ट्री, कुछ भी बोलो, ट्रेडिंग सेंटर इन एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया। ये 30 इंडिया में नहीं थे, ये इंडिया और आउटसाइड मिला करके 30 ट्रेडिंग सेंटर्स इन एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया। आउटसाइड ऑफ इंडिया जहां लिखा ना, आगे ब्रैकेट में आप लिखना लाइक, या एग्जांपल मस्कट, मस्कट कहाँ है ये, मस्कट ओमान में है ना, मस्कट ओमान, यहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था इनका, टीपू सुल्तान का, मस्कट ओमान, ठीक है? हाउएवर, हाउएवर, हाँ भाई आकाश, रिकॉर्डिंग ऑन है, टेंशन मत लो भाई, पूरा ऑन कर रखा है एकदम। हाउएवर ड्रीम्स वर बिगर देन द रिसोर्सेज, टीपू के ड्रीम्स उसके रिसोर्सेज से बड़े थे, ड्रीम्स वर बिगर देन द रिसोर्सेज। एंड मैसूर, जब आपके सपने आपके रिसोर्सेज से बड़े होने लगेंगे तो लोग आपसे जलना शुरू कर देंगे, सोच के देखो। नहीं, आप जैसे हो, आप अब आप इमेजिन करो कि भाई अगले कुछ सालों में 1 करोड़ तो बैंक बैलेंस बना के रखूंगा, तो जो छोटे दिमाग के लोग होंगे ना, कहेंगे तेरे बस की नहीं है, क्या है वो जरूर है, अंदर से अंदर उनको जेलसी है, या आप जल्दी से, अब देखो आप किसी ऐसी जगह से आते हो जहाँ पे कोई एक IAS ऑफिसर नहीं है, ठीक है ना, अब आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, तो वो आपसे जलना शुरू कर देंगे कि अरे इससे हो नहीं पाएगा, तो कर जरूर रहा है, अगर गलती से बन गए ना, तो आधे फ्राइड, हाफ फ्राई, तंदूरी चिकन बन जाएंगे हाँ वही चीज़ है, ठीक है? बिगर देन द रिसोर्सेज एंड मैसूर इमर्ज्ड हाँ कह सकते, डबल फ्राइड ही होंगे, सही बात है, एक बार डीप फ्राई करके फ्रिज में रख दिया, दोबारा फिर फ्राइड, है ना? ओके, एंड मैसूर इमर्ज्ड एज थ्रेट टू EIC, dreams were bigger than the resources and Mysore emerged as threat to EIC. Mysore emerged as threat to EIC but could not defeat EIC. थ्रेट तो बना लेकिन बट कुड नॉट डिफीट EIC. Hence could not achieve full modernization. तो जब EIC को हरा नहीं पाया तो पूरी तरह से मॉडर्नाइज नहीं हो पाया, हेंस
could not achieve full modernization. The constant warfare against EIC and neighbors, ये टीपू की ही बात हो रही है अभी तक. The constant, अरे क्यों फाड़ रहे हो उसको? Okay, the constant warfare against EIC and neighbors drained resources. अब लगातार आप लड़ाई करते रहोगे, बाहर से एम्बेसडर्स भेज रहे हो, चीजें बुला रहे हो, तो अगेंस्ट नेबर्स एंड EIC ड्रेन्ड रिसोर्सेज. ठीक है. टीपू ने एक काम किया था, मुगल एम्पायर को कंप्लीटली डिनाई कर दिया था. वो एक दो लाइन में लिख लो आप, पैराग्राफ चेंज करके लिखना. टीपू मिंटेड हिज ओन कॉइन्स. मैंने क्या बोला था कि अभी तक जो किंगडम्स हैं, मुगल्स की इतनी इज्जत है कि उनके नाम पे फ्राइडे प्रेयर और कॉइन्स मिंट हो रही हैं. इतनी इज्जत बची थी, टीपू ने वो भी खत्म कर दिया ना. टीपू मिंटेड हिज ओन कॉइन्स विदाउट मुगल रिफरेंस. विदाउट मुगल रिफरेंस, कि मुगलों का जो इज्जत बचा था सिक्कों तक, वो भी खत्म कर दिया. ठीक है. एंड यूज्ड हिज ओन नेम इन फ्राइडे प्रेयर्स. दो इज्जत थी, दोनों खत्म. कॉइन्स पे भी अपना फोटो, और जो फ्राइडे प्रेयर्स होंगे उसमें भी आप किसको बोलोगे? हेल द किंग टीपू सुल्तान, लॉन्ग लिव द किंग, है ना. हाँ, जो भी होता था, मतलब उसमें अब टीपू का नाम आएगा, है ना. एक और काम किया इसने. टीपू ऑल्सो रिक्वेस्टेड अ सनद. सनद. टीपू ऑल्सो रिक्वेस्टेड अ सनद. सनद इज नथिंग बट ऑर्डर. ठीक है. अभी भी जैसे ग्राम पंचायत वगैरह में सनद जारी होती है, एक ऑर्डर जारी होता है, एक प्रॉपर वो होगा रिटर्न कि भाई हाँ ये आप लिख करके दे दो, सनद. टीपू ऑल्सो रिक्वेस्टेड अ सनद फ्रॉम खलीफा. खलीफा. ठीक है. सनद फ्रॉम खलीफा टू रिकॉग्नाइज हिम एज अ इंडिपेंडेंट रूलर. टू रिकॉग्नाइज हिम एज अ इंडिपेंडेंट रूलर. अब क्योंकि हमारे लिए अभी तो ये बहुत ज़्यादा इसका रिलेवेंस है नहीं, बट फिलहाल आप जान लो व्हाट इज़ द खलीफा. खलीफा इज़ द रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम्स. पहली बात तो दिस खलीफा, जिसको भी खलीफा का टाइटल मिलेगा, ही विल बी द रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये बात नहीं है कि आप इंडिया में हो तो आप खलीफा हो. जब आप कहीं पे भी हो, इफ़ यू आर गिवन अ टाइटल ऑफ खलीफा, यू आर द रिलीजियस हेड मुस्लिम्स के. ठीक. तो पहली बात तो ये रिलीजियस हेड हो जाएगा मुस्लिम्स का, रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. मुस्लिम्स. पहली बात आप सोचो, मैं मुस्लिम से कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और मुझे उसके हेड का वो मिल जाए, ऑथराइजेशन कि हाँ यू आर अ इंडिपेंडेंट रूलर, तो इससे मेरी इज्जत बढ़ेगी. आप समझ रहे हो. एक ग्लोबल इमेज क्रिएट होगी टीपू सुल्तान की. तो जब मैं ट्रेड करने किसी और कंट्री में जाऊंगा तो बोलेंगे अरे इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द खलीफा. जहां भी जाऊंगा मेरी एक इज्जत रहेगी कि नहीं. तो दिस इज द थिंग. और खलीफा वॉज द, आप कह सकते हो कि हेड, मतलब क्या बोलेंगे, एम्परर ऑफ द ओटोमन एम्पायर. ओटोमन एम्पायर का जो रूलर मतलब हेड होगा, एक तो उसको हम खलीफा बोलेंगे, एंड ही विल बी द रिलीजियस एज वेल, क्योंकि ओटोमन एम्पायर इज द बिगेस्ट इन अमंग दीज. ठीक है ना. तो ही विल बी द एम्परर ऑफ ओटोमन एम्पायर. नहीं, अंग्रेजों ने कहा, ऐसे कहा. जैसे पंजाबीज बैठे थे, कितना अंग्रेज भी बैठे थे ना, कि कहाँ जा रहे हो भाई, ऑर्डर लेने जा रहे हो क्या, रुको हम बैठे हैं. नेवी लेकर के बैठे थे, वो सब कुछ देख रहे थे. उनको पता था कि ओटोमन एम्पायर से पहले ही उनकी, अभी जब बात करेंगे हिस्ट्री की ना, जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो ओटोमन एम्पायर से ब्रिटिशर्स का बहुत पुराना पंगा. डच, ब्रिटिश, फ्रेंच, सबको पीटा इन्होंने. हाँ, ये वो घुसे हुए थे ये कि भाई हाँ रहने नहीं देंगे, है ना. इस्तांबुल जो बनेगा, इट इज बिकॉज ऑफ ओटोमन एम्पायर. इस्तांबुल वॉज द पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. जनरली वहां पे हाँ ब्रिटिशर्स का ही कब्जा था, चर्च का कब्जा था इस्तांबुल. ठीक है. ओके. रीजन समझ रहे हो. इट इज द गेटवे. अगर यूरोपियंस को आना है अपने इधर अरेबियन सी तक, इट इज द गेटवे. इसीलिए वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट थी स्ट्रेटेजिकली. अभी बताते हूँ. ठीक है, आगे देखते हैं. खलीफा तक क्लियर है. ओके. ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप. इन 1666, 1766, इन 1766
In 1766, Mysore invaded Travancore. Travancore is nothing but Kerala, आज का केरला. Mysore invaded Travancore. 66, 1766. Mysore invaded Travancore in bracket Kerala and annexed Malabar and Calicut. And annexed, कब्जा लिया. Annexed Malabar and Calicut. Malabar and Calicut, therefore increasing territory of Mysore significantly. मालाबार और कालीकट को अनेक्स करने से एक फायदा और होगा, इनका ट्रेड भी बेहतर होगा. सोच के देखो आप, है ना. टेरिटरी ऑफ मैसूर सिग्निफिकेंटली. दिस ऑल्सो ब्रॉट, इस इंसिडेंस की वजह से क्या हुआ, दिस ऑल्सो ब्रॉट मैसूर इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद हैदराबाद एंड मराठास. क्योंकि उनको लगा कि आपने त्रावणकोर को कब्जा लिया तो अब आप हमारी तरफ बढ़ोगे. दिस ऑल्सो ब्रॉट मैसूर इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद हैदराबाद एंड मराठास एज दे सॉ मैसूर एज अ थ्रेट. This also brought Mysore into conflict with Hyderabad and Marathas as they saw Mysore as threat. ठीक है. अब जो क्वेश्चन में आंसर था वो लाइन लिख लो आप. पैराग्राफ चेंज करके लिखना, ट्रावनकोर वाज एन अलाई ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉ मैसूर एज अ थ्रेट. ठीक है ना. पैराग्राफ चेंज करके ट्रावनकोर वाज एन अलाई ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. यही क्वेश्चन, यही लाइन थी एग्जैक्टली उसमें, सबऑर्डिनेट अलायंस वाला या सब सब्सिडरी अलायंस. ठीक है. प्लस, एक प्लस का साइन लगाना उसका. पहली बात तो ये थी कि ट्रावनकोर अलायंस था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रॉब्लम होगी मैसूर से. प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी फियर्ड लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ साउथ इंडिया. एक तो उनको लगा कि भाई मेरे अलाई को तुमने कब्जा लिया, दूसरा अब ये डर लगने लगा कि पूरा साउथ इंडिया पे कब्जा कर लोगे तो हमारा ट्रेड ब्लॉक कर दोगे आप, है ना. प्लस EIC फियर्ड लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ साउथ इंडिया, है ना. इन ब्रैकेट लिख लेना ट्रेड ऑफ साउथ इंडिया, कि साउथ इंडिया का टेरिटरी का कोई रीजन नहीं था, ट्रेड की बात थी कि वहां से अच्छा खासा ट्रेड हो रहा था. देयरफॉर EIC इज इक्वल टू एंटी मैसूर, है ना. देयरफॉर EIC इज इक्वल टू एंटी मैसूर. एंटी मैसूर, और ये लेड करेगा किस चीज को, एंग्लो मैसूर वॉर. एंड ऐसे एक तीर लगा के लिखना, इट लेड टू एंग्लो मैसूर वॉर. दिस लेड टू, मतलब EIC एंटी मैसूर हो गई, इसकी वजह से लड़ाई होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, यहां पे वॉर होगा, और वॉर की वजह से क्या होगा, राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर को हराएगी. और उसका तो एक लाइन में देखो आपने पूरा लिख लिया कि किस तरह से एनिमीज बने, उसका आउटकम क्या रहा, और उसकी वजह से क्या हुआ, राइज ऑफ EIC ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है. ओके. ट्रावनकोर के लिए कुछ चीज़ें लिख लो आप, ये थोड़ा सा जानना चाहिए हमें. ट्रावनकोर हेडिंग डालो आप, उसके लिए कुछ चीज़ें लिख लो आप. तो ट्रावनकोर की बात होगी तो अगेन इट वॉज नेवर ऑक्यूपाइड बाई द मुगल्स. तो पहली लाइन ये होगी कि ऑलवेज मेंटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम मुगल्स. ट्रावनकोर के लिए पहली बात, ऑलवेज मेंटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम मुगल्स, पहला पॉइंट, कि ये हमेशा मुगलों से इंडिपेंडेंट रहे, कब्जा नहीं हुआ. हो सकता है साथ में हाथ मिलाया हो कि हाँ ठीक है आप अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं, एनुअल पेशकश वगैरह भेजते रहना. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट रूलर वॉज मार्तंड वर्मा. मार्तंड वर्मा, कुमार वर्मा भाई, who also set up a strong centralized state. मार्तंड वर्मा का टाइम पीरियड लिखना चाहो तो ये 1729 से 58. अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड स्टेट. सेंट्रलाइज्ड की बात होगी तो आप तुरंत ये समझ जाना कि यहाँ पे जागीरदारों का काम खत्म हो रहा है,
तनख्वाह जागीरदार ज़्यादा होंगे, ठीक है। इंटरमीडियरीज का काम खत्म हो रहा है, कोई भी इंटरमीडियरीज नहीं है, सीधा राजा इज द रूलर, है ना। कॉमा इंगेज्ड इन, तो स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड स्टेट, कॉमा इंगेज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड, engaged in international trade to increase monetary strength, set up a strong centralized state, comma, engaged in international trade to increase monetary strength of the state, to increase monetary strength of the state, and used the profit to build a strong modernized army like Mysore. ये मत लिखना लाइक मैसूर, बट हाँ इतना तक लिखना बस। टू बिल्ड, फॉर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग मॉडर्नाइज्ड मिलिट्री आर्मी। तो जो प्रॉफिट ट्रेड से हो रहा है उसको, पैसे को मैं लगाऊंगा आर्मी को अपने मॉडर्नाइज करने पे, ठीक है। ठीक है, एक और लाइन लिख लो, ही फोर्स्ड द ब्रिटिश टू ट्रेड ऑन हिज टर्म्स। अलायंस जरूर था, मैंने बोला, लेकिन वही बात थी कि जो मैं बोलूंगा उस तरह से काम करोगे, है ना। एक पॉइंट और लिखना मार्तंड वर्मा के बारे में, आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप। ही रिमूव्ड द डच फ्रॉम कोचीन, कोकीन नहीं लिखना, ठीक है, कोचीन इन 1741। डच को रिमूव किया कोचीन से। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एक और पॉइंट, ही एस्टैब्लिश्ड स्टेट मोनोपोली ओवर देखो अब जो लाइन थी ना वहां, ओवर पेपर, सिर्फ मालाबार रीजन में, लेकिन पूरे उसमें नहीं, ठीक है, समझ आया, साउथ इंडिया में नहीं पूरे, सिर्फ मालाबार। ओके लिखो आप। तो ही एस्टैब्लिश्ड स्टेट मोनोपोली ओवर पेपर ट्रेड, गोरी मिर्च, है ना, अच्छा, एंड देन ओवरऑल ट्रेड इन मालाबार कोस्ट, सिर्फ मालाबार कोस्ट में किसकी मोनोपोली होगी, मार्तंड वर्मा की। ओवरऑल ट्रेड इन मालाबार कोस्ट, पेपर ट्रेड, एंड देन ओवरऑल ट्रेड इन मालाबार कोस्ट, सिर्फ मालाबार कोस्ट में पेपर ट्रेड हो या कोई भी ट्रेड होगा, अब उस पर जो भी कब्जा होगा वो चीनू भाई का होगा, ठीक है। एक और राजा थे जो रेलेवेंस रखते हैं, दैट नेम इज रामवर्मा। इनका हेडिंग डालो आप, रामवर्मा, कुछ चीजें इनके बारे में भी लिख लो आप, एंड दैट्स इट फॉर द ट्रावनकोर। देन टाइम पीरियड इट्स 58 से 98, जहाँ पे ये छोड़ेंगे 1758 से 98, रामवर्मा। हाँ नहीं नहीं, बाप बेटे रहेंगे या रिलेटिव से, एग्जैक्ट कहीं पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, बट आई थिंक ही वॉज द सन, डायनेस्टिकल रूल। ओके, अब रामा वर्मा के टाइम में क्या होगी, चीज़ें वीकेंड होती जाएंगी बस, क्योंकि इनका मेन फोकस किस पे होगा। देखो पहला पॉइंट लिखो आप, अंडर हिम ट्रेवनकोर बिकम सेंटर ऑफ आर्ट एंड स्कॉलरशिप। यहाँ पे ज़्यादा चित्रकारी कला के प्रदर्शन होंगे, लोग पढ़ाई वढ़ाई में ज़्यादा लगेंगे। अब यहाँ केरला क्यों इतना आगे बढ़ा, ये समझ आ रहा है कि किसी राजा के टाइम से आप इस पे फोकस कर रहे हो, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि केरला की लिटरेसी सबसे ज़्यादा होगी। अभी तक किसी किंगडम ने हमने ये बात की कि भाई वो पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, यहाँ हो रहा है ना। अंडर हिम ट्रेवनकोर बिकम द सेंटर ऑफ आर्ट एंड स्कॉलरशिप, became center of art and scholarship, but got militarily weakened, मिलिट्री वाइज कमजोर हो रहा है, आर्ट और स्कॉलरशिप में बढ़ रहा है कि भाई हाँ ठीक है ज़्यादा स्कॉलर्स निकल रहे हैं ना, बट गॉट मिलिट्रीली वीकन। एग्जाम्पल लिखना आप एक इसका एग्जाम्पल, मिलिट्री वीकनिंग की एग्जाम्पल क्या थे। इन 1761
मैसूर इन्वेडेड ट्रेवनकोर, मैंने बोला था ना 1761 में अनेक्स कर लिया था कुछ चीजें। इन 1761 मैसूर इन्वेडेड ट्रेवनकोर and in 1789 as well, and in 1789 as well मैसूर अटैक्ड ट्रेवनकोर। तो 2 बार आप पे लगातार अटैक हो रहे हैं और दोनों बार आप हार जा रहे हो, तो इट मीन्स यू आर मिलिटरीली वीकेंड। ठीक है, इन 1761 इन्वेजन बाई मैसूर ऐसे बोलो, या इन 1789 एज वेल मैसूर अटैक ट्रेवनकोर। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि बोथ टाइम्स ये हार गए। ठीक है, नेक्स्ट चीज लिखना आप, नेक्स्ट पॉइंट। इन 1800, इन 1800 एग्जैक्टली 1800, 1800 मत लिखना, इन 1800 a British resident, a British resident stationed स्टेशन समझते हो, आफ्टर डेथ ऑफ रामा वर्मा। 1800 की बात हो रही थी, रामा वर्मा इज डेड बाय द टाइम, स्टेशनड आफ्टर डेथ ऑफ रामा वर्मा। तो इन 1805, इन 1805 ट्रेवनकोर साइंड, जो क्वेश्चन में बात थी, सब ऑर्डिनेट अलायंस लिख लो आप, सब सब्सिडरी अलायंस, दोनों सेम बातें हैं। इन 1805 ट्रेवनकोर साइंड, चाहे आप सब ऑर्डिनेट अलायंस लिखो चाहे सब्सिडरी, बात वही है, सब ऑर्डिनेट अलायंस because it needed help, because it needed help of EIC, needed help of EIC to deal with a revolt by, जो क्वेश्चन था उसमें, to deal with a revolt by नायर ट्रूप्स। देखो नायर ट्रूप्स का जो रिवोल्ट हुआ था उसकी वजह से इन्होंने सबऑर्डिनेट अलायंस को साइन किया था, नायर ट्रूप्स। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लिख लेंगे कि नायर ट्रूप्स को लीड कौन कर रहा था, जो क्वेश्चन में था। ठीक है, रिवोल्ट बाई नायर ट्रूप्स, इनका नायर ट्रूप्स का रिवोल्ट होता है। अब इनसे खुद से हो नहीं पाया तो फिर ब्रिटिशर्स की हेल्प ली, ईस्ट इंडिया कंपनी के, है ना। नायर ट्रूप, अगर एग्जैक्ट रीजन आपको लिखना हो तो ब्रैकेट में कभी आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो यहाँ पे सैलरी डिक्रीज की वजह से इन्होंने किया था, बिकॉज ऑफ सैलरी डिक्रीज, सैलरी डिक्रीज हो गई थी उनकी नायर ट्रूप्स की, तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख लेना, इन 1809, इन 1809 पीएम वेलुथम्पी, प्राइम मिनिस्टर वेलुथम्पी, in 1809 the prime minister PM Veluthampi led a revolt of peasants and soldiers, led a revolt of peasant and soldiers, led a revolt of peasants and soldiers because of British interference, because of British interference आफ्टर सबऑर्डिनेस अलायंस ऑफ 1805। जब ये अलायंस हो गया तो ब्रिटिशर्स जरूरत से ज्यादा इंटरफेयर करने लगे, विच लेड टू दिस रिवोल्ट, विच वाज लेड बाय, अरे इंटरफेरेंस, हार्शनेस, मोर, कैसे? चलो मैं कह रहा हूं कि रोज आप जा रहे हो कहीं से और रोज मैं इंटरफेयर करूंगा आपके जाने में, या फिर मैं बोलूं कि आपका मैंने आना जाना दूभर कर दिया, डंडा लेके मारना है? मतलब देखो, वही तो मैं कह रहा हूं कि आप देखो, हार्शनेस से आप बेसिकली क्या कर रहे हो, स्ट्रिक्ट होकर के आप इंटरफेयर ही कर रहे हो, ये मोर और लेस की, ठीक है, रिलेटेड है दोनों चीजें, तो ठीक है। मार्तंड वर्मा के उस क्वेश्चन में ये था, हाँ ठीक है, तो बेसिकली ठीक है, उसको मतलब एग्जैक्टली मार्तंड वर्मा नहीं बोलेंगे ये, लेकिन बोलेंगे कि हाँ इट वाज ट्रेवनकोर। और क्योंकि देखो मार्तंड वर्मा के टाइम पे क्यों मैं बोल रहा हूँ, जैसे जब मैं रेफरेंस दूंगा जब मुगल एरा होगी, तो अगर मैं मान लो अकबर का नाम ले रहा हूँ तो जनरली हम रिफरिंग टू द मुगल्स, तो हम रिफरिंग टू दोज वर्मा डायनेस्टी,
इस कंटेक्स्ट में आप ले सकते हो, अदरवाइज मार्तंड वर्मा इज नॉट द रेलिवेंट देयर, हाँ ऑब्वियसली। लेकिन हाँ, क्योंकि रूल अगर उनके नाम पे चल रहा होगा, जैसे मेरे दादा परदादा इतने थे, जैसे मान लो कि मुगल किसके नाम पे रूल करने लगे, अकबर के नाम पे, कि जो भी आएगा वो सिर्फ अकबर के नाम पे रूल करेगा। ब्रिटिशर्स है मुगल्स के नाम पे रूल कर रहे हैं ना, तो इस तरह से आप उस चीज को समझ, अदरवाइज हाँ मार्तंड वर्मा इज नॉट द रेलिवेंट देयर, है ना। ठीक है। अच्छा, ये रिवोल्ट, दिस रिवोल्ट वाज क्रश्ड बाय ईआईसी, दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द, व्हाट डू वी से, देन ब्रिटिशर्स डायरेक्ट कंट्रोल ले लेंगे अपना, कि हाँ ट्रावनकोर विल बी कंट्रोल बाय अस नाउ। दिस रिवोल्ट वाज क्रश्ड बाय ईआईसी। ठीक है, हो गया। तो यहाँ खत्म होता है ट्रावनकोर। अब हम देखेंगे कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। अगेन टॉपिक ऑफ क्या कहते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री, बट स्टिल इट इज रेलिवेंट फॉर अस। तीन चार चीजें आप समझ गए तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पूरी समझ आ जाएगी कि क्या खेल चल क्या रहा था, कि चीजें इतनी कैसे हो रही थी, है ना। नहीं, जो मैं बताऊंगा वो नहीं है, जो नहीं बताऊंगा वो होगा। ठीक है। ठीक है, शुरू कैसे हुआ, कि क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलोनिज्म की शुरुआत की उसने, कैसे वो लोग पावर्स बन गए, क्या रीजंस थे, क्या जरूरत पड़ गई कि इंडिया आना था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप धीरे धीरे करके समझेंगे कि क्या चीजें थी। ऑटोमन एम्पायर का भी थोड़ा सा रेफरेंस दे दूंगा आपको ताकि आइडिया रहे, ठीक है ना। तो सबसे पहले 1803 से लेकर, मतलब 1803 या 5 की बात करूंगा आप, तो जनरली हम क्या बोलते हैं कि अगर बुक्स भी आप देखोगे तो ये बोलेंगे कि ईआईसी एंडेड द रूल ऑफ मुगल्स, यही बोलते हैं ना। तो यहाँ मतलब जनरली बुक्स वगैरह में भी रेफरेंस यही दिया जाता है कि दिल्ली में मुगलों का रूल खत्म कर दिया ईआईसी ने 1803 और 5 के आसपास। ठीक है, बात की है मैंने पहले भी। लेकिन वो एक्चुअल मुगल्स नहीं थे, एक्चुअल रूल जो खत्म हुआ वो मराठास का खत्म हुआ, क्योंकि दिल्ली वॉज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मराठास। स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो देखो, यहाँ पे ईआईसी अच्छा 1803 से 5 के आसपास जिसका रूल दिल्ली से, या जिसका इम्पैक्ट दिल्ली से खत्म कर रही है, इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये मुगल्स का इम्पैक्ट खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि मुगल्स का इम्पैक्ट बहुत पहले ही खत्म हो गया था, जब एज अ पपेट बैठाया गया था रंगीला को। मराठास ने इंटरफेयर करके रंगीला को बैठा दिया, वहीं से उनका खत्म हो गया इम्पैक्ट, तो खत्म हो गया ना, नाम चल रहा इम्पैक्ट इज जीरो। तो मुगल्स का इम्पैक्ट तो वहीं खत्म हो चुका था। अब इम्पैक्ट चल किसका रहा था, मराठास का। तो ईआईसी अगर मैं बोलूं ऐसे कि एंडेड इम्पैक्ट ऑफ मुगल्स, नहीं ये बात सही नहीं होगी, दे एंडेड द इम्पैक्ट ऑफ मराठास। और स्पेशली कौन से मराठास, द सिंधिया ऑफ ग्वालियर, दे वर हैविंग द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन दिल्ली। ठीक है, तो इम्पैक्ट किसका खत्म हुआ, सिंधिया ऑफ द ग्वालियर, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, इनका इम्पैक्ट था कंप्लीटली, जो इन्फ्लुएंस थी दिल्ली, दिल्ली पे इनडायरेक्टली ये लोग राज कर रहे थे, है ना। तो मुगल्स ने किसका इम्पैक्ट खत्म किया, मराठास का, दिल्ली से कंप्लीटली कट कर दिया इनको, यू नो यू आर नॉट द वन, वी आर द वन। ठीक है, 1805 आते आते मुगल्स आर वेरी, सॉरी दिस ईस्ट इंडिया कंपनी इज वेरी पावरफुल, क्योंकि मैसूर इज फिनिश्ड, मराठास आर ऑलरेडी एलिमिनेटेड, ट्रेवनकोर इज ऑलमोस्ट द, 1805 की बात हो रही है, अलाई ऑफ इनका ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो वेलू थम्पी लोग थे, इनको भी देवर क्रस्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब हु इज द पावर, इमर्जिंग पावर इज ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। तो अब इनको लगा कि अब वक्त आ गया है कि मराठास को भी डिनाई करो, कि भाई चलो निकलो अब यहाँ से, है ना, बटर चिकन हम अकेले खाएंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ईस्ट इंडिया कंपनी में जो जो इंडिया में रूल स्टैब्लिश होगा, पहली बात तो आपको ये हमेशा क्लियर होना चाहिए कि इंडिया में जो रूल स्टैब्लिश होगा ये ब्रिटिश क्राउन की वजह से नहीं होगा, इट इज बिकॉज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर है ना, कि जो रूल स्टैब्लिश होगा इंडिया में, रूल स्टैब्लिश इन इंडिया बाय ईआईसी नॉट द क्राउन। यही सारी प्रॉब्लम्स आगे चलेंगी और ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन में लड़ाई शुरू हो जाएगी, देयर विल बी अ टसल बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द क्राउन। रानी को लगेगा कि हमारी एक कंपनी हमसे ज़्यादा पावरफुल कैसे हो रही है। मैंने ये बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी विल बी हैविंग ट्वाइस आर्मी देन द ब्रिटेन, इनके पास दो गुनी आर्मी है पूरे ब्रिटेन की आर्मी की। ये बात किसी भी रूलर को पसंद नहीं आएगी, है ना, समझ रहे हो ना। कि ये क्या कहते हैं, क्या नाम था उसका,
अगर मुन्ना भैया ज्यादा पावरफुल हो गए तो कालीन भैया को पसंद नहीं आएगा। नहीं देखा ना, कैरेक्टर्स तो पता है ना, सुना तो होगा, मीम तो देखा होगा, बस वही बात समझ लो। ओके, तो रूल वाज स्टैब्लिश बाय ईआईसी, तो हम देखेंगे कि क्यों रूल स्टैब्लिश हुआ, क्या रीजंस थे, प्रॉब्लम्स क्या क्या हुई, वो सारी चीजें, ठीक है। तो मेजरली जो हम देखेंगे कि हाउ इट स्टार्टेड, ईआईसी की शुरुआत कैसे हुई, बात कहाँ से शुरू हुई, ठीक है। देन व्हाई इट इंगेज्ड इन कॉलोनियलिज्म, कि क्यों ये लोग उसमें इंगेज हुए, इंपीरियलिज्म में क्यों इंगेज हुए, हाउ इंपीरियलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉलोनियलिज्म, अरे क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, ओके। एंड देन इंडिया क्यों हारा, वाई इंडियंस गॉट डिफीटेड, ये कुछ मेजर चीजें हैं जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे, ठीक है। तो बिफोर वी स्टार्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, टेल मी वन थिंग, व्हाट इज अ कॉलोनी, व्हाट इज अ कॉलोनी, किसको हम कॉलोनी बोलेंगे। ठीक है, पुअर नेशंस मत बोलो आप, पहली बात देखो आप, वीक एंड पुअर इज टू डिफरेंट थिंग्स। रंगीला वॉज वीक बट ही वॉज नॉट पुअर। 3-4 गाने रोज दिन में चलवा रहा, वो पुअर है, नोटे उड़ा रहा बैठ के। ही वॉज नॉट पुअर। और पहली बात, अच्छा एक चीज आप मुझे बताना कि व्हेन समवन माइग्रेट्स, तो जो माइग्रेट करने वाला पर्सन होगा वो अमीर होगा या गरीब, पहले तो ये बताओ। हमेशा गरीब माइग्रेट करते हैं, कभी आप ये नहीं सुनोगे कि अंबानी ने यहाँ एम्पायर सेटअप कर लिया वो अफ्रीका मूव कर गया, ये कभी नहीं होगा। तो हमेशा माइग्रेट कौन करेगा, गरीब। और ब्रिटिशर्स वर द पुअर्स, पहली बात इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि दे वर द रिच वंस। ब्रिटिशर्स गरीब थे, और वो जो गरीब थे वो कंपनी आई इंडिया में, रुक जाओ शाश्वत, रुक जाओ, कंप्लीट करने दो। क्योंकि हम अमीर थे वो गरीब थे, पहली बात खुद को गरीब समझना बंद करो। सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज ही नहीं, वी वर कंसीडर्ड द सोने की चिड़िया। इट वॉज अ रीजन कि ब्रिटिशर्स, डच, फ्रेंच ऑल्टरनेटिव रूट खोज रहे हैं इंडिया और चाइना पहुंचने के लिए, क्योंकि हम बहुत अमीर थे। दे वर चोर्स, है ना, हाँ। दिस इज द थिंग, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन माइग्रेशन एंड ओपनिंग योर अनदर ब्रांच। यू आर नॉट माइग्रेटिंग, यू आर एक्सपेंडिंग इट, यू गेट इट। इट इज नॉट द माइग्रेशन, इट इज एक्सपेंशन। रिलायंस यहां भी कर रही है, आपको पता होगा, अफ्रीका चले जाओ तो दो ही सिम आपको मिलेंगे मोस्टली, या तो रिलायंस या तो एयरटेल। डे वन मैंने बात की थी कि यहां मैं रिलायंस में नौकरी कर रहा हूं और एकाएक से मैं साउथ अफ्रीका में एज अ आईएएस ऑफिसर पोस्ट हो जाऊं, हो सकता है कि नहीं। रिलायंस इज डूइंग बिजनेस इन अफ्रीका, रिलायंस अफ्रीका को कैप्चर कर ले। नाउ रिलायंस इज रूल्ड बाई, सॉरी अफ्रीका इज रूल्ड बाई रिलायंस। अगर मैं रिलायंस की सिम बेच रहा हूं और रिलायंस मुझे वहां पे जा बेटा आईएएस ऑफिसर, हो सकता है ना। सेम चीज ईस्ट इंडिया कंपनी इज डूइंग बिजनेस, और वो उसके जो लोग आ रहे हैं वो गवर्नर जनरल्स बन के आ रहे हैं इंडिया के, प्राइवेट लोग, ठीक है, ओके। कॉलोनी क्या होती है, देखो जनरली अभी जो कॉलोनी होती है, देखो जैसे मान लो कि ये इधर सड़कें हैं 3-4 ओर से, और यहाँ पे कुछ हाउसेस बने हैं। अरे हाँ, हाँ। क्यों उस टाइम पे सड़कें नहीं होती थी क्या, लोग उड़ते थे, ठीक है। तो देखो ऐसे कुछ सड़कें होगी और बेसिकली लोग रह रहे होंगे, है ना। तो अभी जो कॉलोनी का जो आपको एक्चुअल डिफिनीशन है, दो बातें होती है कॉलोनी में। पहली की एक लैंड होना चाहिए जो इनहेबिट होने के लिए तैयार हो, ठीक, पहली बात। जैसे मान लो मैं एक बाहर का हूँ, मैं एक बाहर का पर्सन हूँ, यही यही फरीदाबाद की बात करते हैं। तो मैं अगर फरीदाबाद से दिल्ली मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं फरीदाबाद से दिल्ली मूव कर गया, इनहेबिट कर रहा हूँ। तो कोई बाहर का पर्सन, कोई फॉरेन का पर्सन आके एक जगह से रहने लगे, और रहते रहते वो क्या बन जाए, यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट बन जाए, तो इसको हम कॉलोनी बोलते हैं। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। ये एक लैंड है, मैं वहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं वहाँ आऊँ, रुकूँ और वहीं पे बस जाऊँ, तो इट विल बी कॉल्ड एज अ कॉलोनी फॉर मी। फॉर मी इट इज़ अ कॉलोनी, जहाँ मैं रहता नहीं था, ठीक है, वो लैंड मेरे लिए फॉरेन लैंड था, मैं वहाँ गया, अब मैं वहाँ बस गया, मेरी जनरेशन वहाँ है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज अ कॉलोनी। हाँ, हम्म, वही तो मैं कह रहा हूं कि लेकिन वो शुरुआत कहीं से हुआ ना, हमारे लिए वो कॉलोनी क्यों बनी, क्योंकि हमारे दादा परदादा हो सकता है वहां करके बसे हों, वो वहीं ना वहीं के नहीं थे। हमारी कुछ जनरेशन, अगर मेरी पूरी जनरेशन, जैसे मेरे जितनी भी जनरेशन, 10 जनरेशन अगर मेरा वो चल रहा है डायनेस्टी, तो मैं 10 जनरेशन से वहीं का वहीं हूँ।
अगर मुझसे पहले भी लोग आकर के वहां बसे थे, मेरे दादा परदादा, तो वो मेरे लिए कॉलोनी होगी। ये आप समझ रहे हो कि मैं किसी नई जगह पे जा रहा हूँ, मैं वहां पे इनहेबिट कर रहा हूँ, और नाउ आई एम परमानेंट मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, परमानेंट रेजिडेंट, तो विल दैट दैट एरिया विल बी कॉल्ड एज कॉलोनी फॉर मी। ठीक है, तो एक इनहेबिट होने के लिए फॉरेन लैंड होना चाहिए। तो मैं कॉलोनी की बात करूंगा तो दो चीजें जरूरी। तो एक तो फॉरेन लैंड होना चाहिए कि मैं जहां पे भी जा रहा हूं वो लैंड मेरे रहने वाली जगह नहीं है, पहली बात है ना। और दूसरा, मुझे क्या होगा, मैं वहीं पे परमानेंट बस जाऊं। ठीक है, तो मैं पहले वहां पहुंचा और फिर मैं वहीं परमानेंट बस गया कि हाँ चलो अब यहीं हम रह गए। ठीक है, परमानेंट भी बस सकते हो, टेम्परेरी भी बस सकते हो। बेसिकली इट इज अ फॉरेन लैंड। अब वहां पर जाकर के बस गए 8-10 सालों के लिए, तो स्टिल दैट विल बी कॉल्ड अ टेम्परेरी रेजिडेंट। अगर परमानेंट रहेगा तो विल बी कॉल्ड एज अ परमानेंट रेजिडेंट, बट हाँ दैट एरिया विल बी कॉल्ड कॉलोनी फॉर यू, है ना। चलो, अच्छा एक बात बताओ, जैसे हम किसी के यहाँ रहने जाते हैं, ठीक, तो मान लो एक घर लिया मैंने रेंट पे, ठीक है। अब जब मैं घर रेंट पे लेता हूँ, घर इज हाउस, इंग्लिश उसकी हाउस ही होती है ना। तो मैं जिसको रेंट पे करता हूँ, रेंट पे करता हूँ मैं किसी को, किसी के घर में रह रहा हूँ तो रेंट पे करूंगा। तो वाई ही इज नॉट नोन एज अ हाउस लॉर्ड, वाई वी कॉल हिम लैंड लॉर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस? वाई ही इज नोन एज अ लैंड लॉर्ड नॉट हाउस लॉर्ड? आज भी ये चीज चली आ रही है। और देखो मैंने अगेन बोला, जैसे यशिका ने पूछा था लॉर्ड, ये अगेन फ्यूडलिज्म की बात होती ना, फ्यूडल्स के टाइम पे लॉर्ड्स वगैरह होते थे। अब कोई लॉर्ड्स नहीं होते अनलेस माई लॉर्ड। ठीक है, तो वाई डू वी कॉल देम लैंड लॉर्ड नॉट हाउस लॉर्ड? इसका बहुत कोई वो नहीं है, एक लॉजिकल वो है। अच्छा, घर जमीन पे बना है इसलिए। देखो, मैं अगेन बोलूंगा, हम इसलिए उनको जनरली लैंड लॉर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम हैं एग्रेरियन इकोनॉमी। हमारा लगाव किससे रहा है? जमीनों से, यही रहा है ना। तो दैट पर्सन इज नोन एज द ओनर ऑफ दैट लैंड। घर वर से हमारा लगाव नहीं था, हमारा लगाव उस पर्टिकुलर लैंड से है। जो हमारी जनरेशन, अगर हम किसी एरिया को, अभी भी हम खुद को बोलते हैं ना कि भाई हम इस जगह के मालिक हैं, लैंड लॉर्ड हैं। आप अपने घर के लिए भी बोलते हो कि वी आर द लैंड लॉर्ड्स, क्योंकि हम एग्रेरियन इकोनॉमी है और हमारा लगाव हमेशा से किससे रहा? लैंड से, जमीन से रहा है। अब होता क्या था, देखो रेंट वर्ड क्यों यूज करते हैं? तो अगेन वी आर अग्रेरियन इकोनॉमी, सो वी आर कनेक्टेड विद द लैंड। भाई हमारे दादा परदादा किसान रहे होंगे तो कनेक्शन था हमारा लैंड से, ठीक। तो वी आर कनेक्टेड विद द लैंड। अब होता क्या था, जैसे हमारे पास ज्यादा जमीन होती थी तो कुछ लोग होते थे पेजेंट्स, याद है ना, कि भाई रेंट पे लेकर के भी खेती होती थी। तो मान लो ये जमीन किसी ने मुझसे किराए पर ले ली, तो उस जमीन की जो उसने ली उस पर वो खेती कर रहा है, उसके बदले में वो मुझे रेंट पे कर रहा है। तो इस तरह से लैंडलॉर्ड और रेंट वाला कंसेप्ट आया, एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन। कि एक जमीन ली गई जिस पे कोई खेती कर रहा है और उसके बदले वो मुझे कुछ पैसा दे रहा है, बिकॉज इट्स माई लैंड। तो दैट थिंग वाज कॉल्ड एट दैट टाइम वाज रेंट। कि किसी ने मेरी जमीन ली खेती करने के लिए और मुझे रेंट पे कर रहा था। नाउ आई एम द लैंड लॉर्ड एंड आई एम गेटिंग द रेंट। लैंड लॉर्ड इज गेटिंग द रेंट। ये सोचो कितने पुरानी बात है, एंशियंट टाइम से चली आ रही है। मतलब लॉर्ड वर्ड तो ऑब्वियसली जब ब्रिटिशर्स आएंगे तब यूज होगा, अदरवाइज ये बहुत पुराने टाइम से। नाम बदलते रहे लेकिन वी आर स्टिल यूजिंग लैंड लॉर्ड एंड वी आर पेइंग द रेंट, है ना। ठीक है, ओके। किराएदार, टेनेंट। हम्म, हाँ हाँ। ओहो, ओहो, क्या गहरी बात कर दी तुमने। अब मैं बताऊं, मैं डिफरेंस बताऊं। होम वो होता है जहां हमारा परिवार रहता है, घर वो होता है जहां हम रहते हैं। देयर इज अ डिफरेंस। होम इज कि जहां आपका परिवार रहता हो, कि हाँ मैं जाऊं कि ना, वी आर होम, है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो मैंने बोला कॉलोनी के लिए दो चीजें जरूरी। एक तो फॉरेन लैंड होना चाहिए, विच इज, अच्छा इसको आप लिख लो कि भाई वैकेंट भी होना चाहिए। ऐसा थोड़ी जाकर के कहीं कब्जा लो कि कोई पहले से रह रहा, गए मारे गए भग। ठीक है, ऐसा नहीं। इंडिया वैकेंट था, उनको पता था कि कोई एक पावर आएगी तो वहां बस सकती है। इसीलिए ब्रिटिशर्स खोज रहे थे, पागल थे कि इंडिया खोजो इंडिया खोजो। ब्रिटिश, डच, पोर्चुगीज, हैं, सुना था इसीलिए तो खोज रहे थे। नहीं सुना होता तो कैसे खोज? देखो पहली, अच्छा एक और कंफ्यूजन यहां से क्लियर कर लेना आप। जैसे बोलते हैं कि वास्को डिगामा ने इंडिया को खोजा, ये कोई बात है कि खोज लिया? हम क्या खोए हुए थे?
हम ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, तो उसने एक ऑल्टरनेट रूट खोजा। पहली बात है ना, मैं बोलूं न्यूटन ने ग्रेविटी को खोजा, न्यूटन इन्वेंटेड ग्रेविटी, इज इट पॉसिबल कि भाई पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, किसी ने नोटिस कर लिया, हम भी पहले से थे, है ना। मैं बोलूं कोलंबस ने अमेरिका को खोजा, तो ये कोई बात थोड़ी हम कि भाई वो आया, उसने लिया फावड़ा वड़ा बनाना शुरू किया, ले इंडिया बना दिया मैंने, ले भाई इन्वेंटेड इंडिया, तो नहीं, दे फाउंड अस। वो हाँ ठीक है कि भाई एक ऑल्टरनेट रूट खोज दिया वास्को डी गामा ने, एक ऑल्टरनेट रूट खोज दिया कोलंबस ने, तो इट इज नोन एज अमेरिका। ठीक, चलो, तो इन द स्टार्ट, अब शुरुआत से शुरू करते हैं। तो स्टार्ट में क्या सीन था कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, अभी बैकग्राउंड में जाता हूं कि क्यों ये खोज रहे थे। फिलहाल अभी ये जानो कि यूरोपियंस खोज रहे थे इंडिया को, उनको इंडिया के बारे में पता था कि हाँ कहीं एक ऐसी पर्टिकुलर जगह है, ठीक है। और क्यों खोज रहे थे, क्योंकि जो चीज़ें खरीदी जा रही थी, मैंने बोला ना जो चीज़ें ट्रेड वगैरह हो रहा था, टीपू सुल्तान जो चीज़ें बेच रहे थे अरेबियंस को, उनका ट्रेड हो रहा था यूरोप में। इंडिया, चाइना और इंडोनेशिया, सुमात्रा, इन जगहों से चीज़ें जा रही थी अरेबियंस के पास, और अरेबियंस उसको पहुंचा रहे थे यूरोपियंस के पास, ठीक है ना। तो इनको उन चीज़ों की ज़रूरत तो थी ही। मैंने बोला कि ये क्लोब वगैरह, अच्छा उस टाइम पे जो यूरोपियन फूड था और जो इंडियन फूड था, इट वाज इक्वली स्पाइसी। ये समझ आ रहा ना, ये बाद में चीज़ें बदली, उनका फूड भी हमारे जितना ही स्पाइसी हुआ करता था, क्योंकि ये स्पाइसेस हमारे यहाँ से जाती थी और उससे वो कुक करते थे, वो पागल थे। और टी वॉज अ लग्जूरियस आइटम, अगर कोई राजा महाराजा होता तो सिर्फ वो चाय पीता था, इट वॉज कंसिडर टू अ लग्जूरियस आइटम, कि भाई ला एक घूंट चखा भाई, ये क्या चीज़ पी रहा तू। तो सिर्फ राजा को अलाउड था चाय पीना, अगर नौकर वोकर को पीते देख लेता ना, चाय यहीं तक पहुंची होती, उसके बाद गर्दन अलग और नीचे से राजा ऐसा पी रहा होता, आजा गिर जा मेरे मुंह में आजा इमेजिन हुआ देखो कुछ चीजें होती जो इमेजिन हो जाती हैं, है ना। तो ये बात थी कि सिर्फ जो लॉर्ड्स थे, जो नोबल्स थे, वो चाय पीते थे, ऐसे सज के आती थी, करे ये क्या चीज आ गई भाई, है ना। तो ये बात थी कि कोई आया, ला भाई मुझे भी चखा दे, राजा के लिए चाय लेके, गलती से चख लिया ना, दे दनादन मूवी देखी किसी ने, नहीं। राजपाल यादव का वो क्लिप देखा है कि किसी को क्या ही पता चलेगा, इसमें थोड़ा सा खा लेता हूँ लेके जा रहा होता है, तो राजा गर्दन काट लेते थे उसके लिए कि अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना महंगा आइटम पीने की, ना सोमरस ठीक है। तो इन द वेरी स्टार्ट यूरोपियंस दे वांटेड टू फाइंड इंडिया। अच्छा पहली बात, उनको इंडिया का आइडिया था, क्योंकि वो चीज़ें आ रही थी, उनको लगा रही है भाई ये क्या चीज़ कहाँ पैदा हो रही है, स्पाइसेस वगैरह की मजा आ जा रहा है खाने में, एक इलायची डाल दी पूरा मोहल्ले को पता चल गया कि बिरयानी बन रही सोच के देखो, जैसे जब आप कहीं लेस पोल्यूटेड एरिया में जाओ, जैसे आप हिल्स वगैरह का अगर आप एरिया देखो, चाय वाय बन रही होगी ना, लिटरली बहुत दूर से स्मेल आती है कि चाय बन रही है। गाँव से जो लोग बिलोंग करते हैं आज भी पता है कि अगर गाँव में कोई शादी वादी होती है, खाना जो बनता है लिटरली 1 आध किलोमीटर तक एरोमा रहता है उसका, कि हाँ महक आ रही, हाँ भाई खाना बन रहा है। यहाँ पोल्यूशन इतना हो गया दिल्ली, फरीदाबाद, इन जगहों पे, कि सारा एरोमा खत्म, कि हमारे सेंसेस ही खत्म हो गए। पता है ना, आपकी जो टेस्ट बड्स होती हैं, एक मिठाई का ही मैं 2 टुकड़ा कर दूं, वो दोनों टुकड़े कभी भी एक जैसा टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमारी टेस्ट बड्स सब धीरे धीरे खत्म हो चुकी हैं, इस वजह से हमें वो मिठाई का टेस्ट सेम लगता है, नहीं तो कभी भी 2 अलग अलग पार्टिकल से मिली हुई चीज़ सेम टेस्ट कर ही नहीं सकती, एक ही मिठाई के 2 पीसेस। लेकिन अब हम उस टाइम से अब यहाँ पहुंच चुके हैं, हमारी टेस्ट बड्स लगभग खत्म के बराबर हैं, तो हमें उतना टेस्ट नहीं आता जितना हमारे पूर्वजों को आता होगा। किसी को ज़्यादा टेस्ट लेना है, 1 महीने करंट आप 1 महीने लगातार नीम का दातून करो, ब्रश करो, ऑब्वियसली नीम के दातून से दाल साफ नहीं होते, ठीक है, ब्रश करो आप, एक टाइम रख लो आपकी नीम के दातून। वो क्या करता है ना, नीम के दातून में ये, एक तो आपको पता होगा कि देर आर वेरी मेनी बेनिफिट्स, अनदर बेनिफिट इज इट कैन रीस्टोर योर टेस्ट बर्ड्स, इट कैन रीस्टोर योर टेस्ट बर्ड्स, आपको खाने का टेस्ट इनहेंस लगेगा, ट्राई करके देखना जिसको घर वर का खाना अच्छा नहीं लगता हो। या फिर एक और चीज से हो सकता है, मम्मी की चप्पल, एक दिन वो खा के देखो, वो स्वाद आएगा ना कि रेस्टोरेंट भूल जाओगे, ठीक है। मम्मी की चप्पल, उससे भी खाने का स्वाद अच्छा आता है, मना करके देखो किसी दिन की अच्छा नहीं खाना बना, 2 चप्पल पड़ेगी ना एकदम अच्छा लगने लग जाएगा, अरे बोलोगे तो ताज होटल का है ना ठीक है, ओके। तो दे वांटेड टू फाइंड इंडिया, यूरोपियंस दे वांटेड टू फाइंड इंडिया, क्योंकि उनको आइडिया था कि ये स्पाइसेस वगैरह इंडिया से आ रहे हैं, और
कितना प्रॉफिट बनता था, जैसे मान लो कि अगर एक इलायची का पैकेट 10 रुपए का खरीद के ले जा रहे हैं अरेबियंस, तो वो यूरोपियंस को बेचते थे 100 रुपए का, और यूरोपियंस उसको यूरोप में बेचते थे कम से कम 10,000 का, 10-20 टाइम्स मोर, सीधा इतना। तो वो चीज़ें महंगी बिकती थी। अब कोई चीज़ इतनी महंगी बिकेगी, एक इलायची मुझे 10,000 की मिले तो वो चाय की वैल्यू बढ़ जाएगी कि नहीं? इलायची की चाय तो नहीं बर्दाश्त होगा, मार हो जाएगी उसके लिए कि भाई लो लड़ाई हो गई दो किंगडम में चाय पीने के लिए, हिम्मत कैसे भी तेरी मेरी चाय पीने की, है ना? ठीक है, तो दे वांटेड टू फाइंड इंडिया, तो वो निकले वहां से, कोशिश की उन्होंने। अच्छा, ऑटोमन एम्पायर का जो सीन आएगा वो भी बाद में समझाता हूँ आपको। तो उनको ऑल्टरनेट रूट चाहिए था क्योंकि ऑटोमन एम्पायर बैठ चुका था, ठीक? तो दे वर फाइंडिंग द ऑल्टरनेट रूट, ठीक? यूरोपियंस निकले, यूरोपियन मतलब सिर्फ ब्रिटेन की बात नहीं हो रही है, यूरोपियन मतलब द होल यूरोप, चाहे मैं स्पेन की बात करूं, चाहे मैं पोर्चुगल की बात करूं, चाहे मैं ब्रिटेन की बात करूं, चाहे मैं डच की बात करूं, ये सारे लोग निकल चुके हैं इंडिया को खोजने, कि पहुंचेंगे मस्त वहां से चीजें उठाएंगे ला करके बेचेंगे, पैसा ही पैसा होगा, ठीक? ऑल्टरनेट रूट, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, देखो आप ये यहां से चले हैं, अच्छा ये यहां से चले, तो ये यहां से यहां नहीं जा रहे थे, रीजन ये था कि बीच में ऑटोमन एम्पायर बैठा था। अभी बताता हूं कि क्या चीज हुई थी। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, अभी डायरेक्ट केप ऑफ गुड होप नहीं पहुंचे, ये बहुत बाद में आएंगे केप ऑफ गुड होप पे। देखो आप, तो इनको क्या लगा कि पृथ्वी गोल है, इनको पता था ये चीज, बाई 14th सेंचुरी दे न्यू, 1453 तक देयर वर नो रूट्स। पहली बात आप याद रखना, एग्जैक्ट चीज होगी 1453 में, जब ऑटोमन एम्पायर आके इन्वेड करेगा। अभी बताता हूँ आगे। ये निकले, यहाँ ऑटोमन एम्पायर बैठा है, और दिस एरिया, दिस होल एरिया इज डोमिनेटेड बाय द अरेबियन ट्रेडर्स। अरेबियन ट्रेडर्स भी यहाँ बैठे हैं अरेबियन सी में, क्या हो बेटा ट्रेड करने, यहीं मार के डुबा देंगे तुमको। तब इनको लगा कि लाओ इधर ना जा करके इधर चलें। इधर जब ये चले तो सबसे पहले कौन मिलेगा इनको? अच्छा अच्छा, अरे ठीक है, यहां से जा रहे हैं, ठीक, जा इधर ही रहे हैं, ठीक। यहां से या तो ये इंडिया की तरफ नहीं जा सकते थे, मैंने बोला, क्योंकि बीच में ऑटोमन एम्पायर बैठा हुआ था, और बीच में बैठे थे अरेबियन सी में बैठे हुए थे अरब ट्रेडर्स। तो ये यहां से चले लेफ्ट, तो सबसे पहले इनको क्या मिलेगा? देखो, अगर ये यहां से लेफ्ट आएंगे तो ये पहुंचेंगे अमेरिका। इनको ये पता था ना कि या तो मैं, देखो जैसे अगर मान लो ये यूरोप था, तो या तो ये यहाँ से डायरेक्ट इंडिया पहुंच जाते, तो इनको लगा कि इधर से काम करो, घूम के इंडिया आओ, ऐसे घूम के। ये 3D यहाँ दिखा नहीं सकता, बट ऐसे समझ जाना कि ये ऐसे चक्कर की बात हो रही है, कि मतलब आ गया यहाँ से ऐसे पूरा घूम के, इधर से पूरा गोल चक्कर लगा के यहाँ पहुंच जाओ, चाइना के पास निकलोगे आप सीधा, है ना? इनको पता था पृथ्वी गोल है, घूमेंगे तो वहीं निकलेंगे जा करके। तो ये पूरा चक्कर लगाया, तो इनको यहाँ मिल गया अमेरिका। अब मान लो यहाँ पे इनको अमेरिका मिल गया, अब ये खुश, इंडिया खोज लिया, इंडिया खोज लिया, ठीक। और लिटरली ये कई सालों तक रहा, मुझे लगा घर उठा ले जाऊं, फिर लगा जेब में नहीं आएगा, गड़बड़ा। ये आ गया था लेकिन आप लोगों ने बता दिया, क्या बताऊं, भूला नहीं हूं मैं, ठीक है। इनको अमेरिका मिल गया, एंड दे सेड कि दिस इज इंडिया। तो यूरोपियंस ने मान लिया कि दिस इज इंडिया, यही इंडिया है, तो इसीलिए आज उनको हम बोला जाता है, दे आर ऑल्सो नोन एज रेड इंडियंस। अमेरिकन पीपुल, जो वहां के नेटिव अमेरिकन से, जो वहां के खुद के रहने वाले होंगे, उनको इंडिजीनस बोलते हैं, इंडिजीनस, है ना? जो वहां के रहने वाले लोग होंगे उनको इंडिजीनस, तो अमेरिकन को इन्होंने नाम दिया रेड इंडियंस या नेटिव इंडियंस, रेड इंडियंस। अमेरिकन जो ओरिजिनली थे वो गोरे नहीं थे, पहली बात, अमेरिकन जो थे वो गोरे नहीं थे, ये समझ आ रही है ना आपको? देवर न ब्लैक थे ना गोरे थे, ग्रे थे, ग्रे थे थोड़ा लाल, है ना? कि जब कोई बहुत एग्जैक्टली देखो, लेकिन मतलब एग्जैक्ट लाल थोड़ी कोई बन के घूम रहा है, हनुमान जी थोड़ी है लाल दे लाली लस है। हाँ, कि मतलब एक, अगर मैं रेडिश ऐसे बोलूं, टोन रेडिश था, है ना? कि ना आप गोरे हो ना आप काले हो, तो यू आर कंसिडर टू बी काइंड ऑफ रेडिश, कि थोड़ा रेडिश टाइप के थे। इनको पता था कि इंडियन का अपीयरेंस ऐसा ही होता, तो इनको लगा बस हम खोज ले गए रेड इंडियंस, दे आर द इंडियंस, दे कॉल्ड देम इंडियंस। और बहुत टाइम तक ये बिलीव करते थे कि हाँ दे आर द इंडियंस, ये खुश हैं उसी में, ठीक। किसने खोजा था बाय द वे इसको सबसे पहले? है कोलंबस? नहीं, कोलंबस से भी पहले। अच्छा ठीक है, कोलंबस ने ऑल्टरनेट रूट खोजा था, लेकिन उससे पहले देखो दो लोग मेन है यहाँ पे, एक स्पेन एक पोर्चुगीज, ठीक है ना? तो स्पेन पहुंच गया ये यहाँ अमेरिका, सबसे पहले यहाँ पहुंचेगा स्पेन। स्पेन को लगा खोज लिया इंडिया, इन्होंने बोला ये इंडिया। लेटर देयर कम्स अ ट्रेवलर जिनका नाम था अमेरिगो, अमेरिगो, जिन्होंने ये प्रूव किया कि ये एक डिफरेंट कॉन्टिनेंट है, इट इज नॉट इंडिया।
तो अमेरिगो प्रूव्ड इट, अमेरिगो, ठीक है, ही वॉज अ ट्रेवलर। इन्होंने ये प्रूव किया कि भाई ये एक डिफरेंट कॉन्टिनेंट है, ये इंडिया नहीं है, इट इज। देन लेटर कोलंबस ने खोजा तो ये इट वॉज नेम्ड एज अमेरिका। तो ठीक, अमेरिका ने ये प्रूव किया कि भाई ये इंडिया नहीं है, इट इज अ डिफरेंट कॉन्टिनेंट, हमने कुछ और खोज लिया। ठीक ठीक, फिर वो वहां से निकले। अभी देखो मैंने दो नाम लिए, एक स्पेन एक पोर्चुगल, ये दोनों मिड लाइक इवन टिल 16th सेंचुरी they will dominate the seas. Atlantic Ocean they are dominating, they are dominating this Mediterranean Sea, it was completely dominated by these two, क्योंकि इनके पास नेवी थी और सबसे पहले यही लोग खोजेंगे। अच्छा, अब पोर्चुगल भी लगा हुआ है खोजने में। पोर्चुगल केप ऑफ गुड होप से होते हुए, मतलब सदर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, सदर्न मोस्ट पार्ट, केप ऑफ गुड होप्स ज्योग्राफी का पार्ट है, सुन लो। सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, वहां से होते हुए ये कहां पहुंचे, ये इंडिया पहुंचते। इनको पता था कि इंडिया नॉर्थ में है, चलना शुरू किया, गलती से ये वेस्ट इंडीज पहुंच गए, इंडिया के वेस्ट में। इनको लगा अरे मिल गए इंडियंस, ये इंडियंस हमने खोज लिया। इसीलिए कंट्रीज ना, देखो वेस्ट इंडीज नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि इनको इंडिया को खोजते टाइम इनको ये मिले थे, इसीलिए दैट कंट्री इज नेम्ड वेस्ट इंडीज, क्योंकि ये वेस्ट में था इंडिया के, मेन काम था इंडिया को खोजना। इंडियन ओशियन नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि मेन काम मेरा इंडिया को खोजना था, तो मैं सबको इंडियंस नाम दे रहा हूँ, जो मिल रहा है रास्ते में, तू भी इंडियन, तुझे पता नहीं लेकिन तू इंडियन है, ठीक है। तो इसीलिए वेस्ट इंडीज पहुंच गए गलती से, तो इन्होंने उसको वेस्ट इंडीज नाम दे दिया। डच पहुंचे थे हालांकि, मेडागास्कर वगैरह जो आइलैंड था है यार, बहुत सारी कंट्रीज है, कैसे बताऊं। जनरली स्मॉल 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 आइलैंड्स, हाँ, जैसे व्हाट इज द नेम, जैसे बारबाडोस हो गया, क्यूबा, नहीं क्यूबा कहाँ, अरे क्यूबा भैया, क्यूबा हवाना, द बाउल ऑफ शुगर, दैट इज डिफरेंट, ओके। ये हो गया, मतलब बारबाडोस हो गया, मेडागास्कर आइलैंड हो गया, मेडागास्कर, ठीक है ना, मेडागास्कर जानते हो, मेडागास्कर में, अरे अफ्रीका का पार्ट है, ठीक है, अरे वो ब्लैक ब्लैक से कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी। मेडागास्कर आइलैंड एक्चुअली इसलिए नाम आया क्योंकि डच वहां पहुंचे ना, तो वहां पे एक पक्षी हुआ करता था डोडो, विच लुक्ड लाइक डक्स। डोडोज आर एक्सटेंटेड बर्ड्स टुडे। पिजन्स माइग्रेट करके गए मॉरिशस आइलैंड पे, सॉरी मेडागास्कर नहीं, मॉरिशस आइलैंड पे पिजन्स थे, वो कबूतर ही थे। वहां पे क्या था ना कि कोई प्रेडेटर्स नहीं थे, तो उनको उड़ने की जरूरत नहीं थी। कबूतर सबसे आलसी एनिमल टू बी ऑनेस्ट, वो अब तक कैसे सर्वाइव कर रहे हैं मैं यही जानना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा किसी में पक्षी से हेट करता हूँ तो दैट इज कबूतर, इतने कम दिमाग के। एक बिल्ली मेरे छत पे रहती है, वो लिटरली वहां से कम 7-8 हजार कबूतर पकड़ चुकी होगी रोज। अच्छा देखो, दो कबूतर बैठे, उसके दोस्त को बिल्ली पकड़ के ले गई, 5 मिनट बाद वो कबूतर उसी स्पॉट पे आके बैठ गया, देख रहा है उसको बिल्ली वहीं से पकड़े, फिर उसको भी पकड़ लिया बिल्ली ने, और रोज वहीं आकर के कबूतर मरते हैं। अब मेरी छत पूरी कबूतरों से भर जाती है ना। तो इनसे नहीं है इनके पास, ये क्यों है मैं यही जानना चाहता हूँ, ठीक है। तो डोडोज कबूतर वहां गए, तो इनको वैसे भी आलस आलस पसंद एनिमल, उड़ना बंद किया तो बिकेम फ्लाइटलेस, उड़ना ही खत्म हो गया, तो ये बत्तखों की तरह हुए, खा पी के मोटे हो गए, तो डोडोज, ठीक है। फिर आए वहां पे डच, डच आए तो उन्होंने क्या किया, अपने साथ कुत्ते बिल्ली लेकर आए। उड़ तो पाओगे नहीं, भागोगे, कुत्ते बिल्ली क्या करेंगे तुम्हें, तो बस दौड़ाते थे, दौड़ने में ही ये मर जाते थे, बस काम खत्म, छोड़ दिया। और क्योंकि मोटे तगड़े थे तो मीट भी अच्छा था, तो डचों ने खूब खाया इनको, अंत में ये दे बिकेम फ्लाइट, मतलब एक्सटेंटेड, अब एक्सटेंट हो चुके हैं, खत्म, ओके। तो अच्छा, वेस्ट इंडीज पहुंचे तो इनको लगा कि अरे भाई ये इंडिया मिल गया, तो इसको उन्होंने अच्छा बोला कि ये वेस्ट में है इंडिया के, तो इसको वेस्ट इंडीज नाम दे दो। देन ऐसे ही सिमिलरली केप ऑफ गुड होप होते हुए वास्को डिगामा फाउंड एन अल्टरनेटिव रूट, तो वास्को डिगामा पहुंच जाते हैं इंडिया। फाइनली दे फाउंड इंडिया, अब इनकी खुशी का ठिकाना नहीं कि अब फाइनली इंडिया मिल गया, यही है वो इंडिया जिसके लिए हम पागल थे, घूम रहे थे, खोज रहे थे, दिस इज द इंडिया, ठीक है। दैट्स हाउ दे रीच्ड इंडिया। यहाँ तक क्लियर है कि कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ कहाँ गए, कैसे इंडिया पहुंचे, ठीक है। हाँ कंट्री, अरे स्पेन कंट्री, देश, हाँ ये इंसान है भाई। देखो अब हुआ क्या, स्पेन अमेरिका पहुंचा, इन्होंने बोला कि स्पेन इज कंट्री, वो कंट्री अमेरिका पहुंच गई, ठीक, अमेरिका पहुंच गई तो उन्होंने लगा इंडिया आ गया भाई, इंडिया आ गया। तो उस चीज को बताया किसने कि नहीं ये इंडिया नहीं, ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट है। देयर वाज अ ट्रेवलर नेम्ड अमेरिगो, अमेरिगो, ठीक है, ही वाज अ पर्सन, अमेरिगो, ठीक है। ग्रैंड मास्टर गोगो भाई था, वो आंखें निकाल के गोटियां खेलता है ना, उसका भाई अमेरिगो।
है। हाँ एग्जैक्टली कोलंबस जब एक ऑल्टरनेट रूट खोजेगा, हाँ स्पेन वाला कोलंबस है, दैट नेम इज गिवन बाय हिम कि ये अमेरिका है। लेकिन उससे पहले अमेरिको ने बोला था कि हाँ भाई ये इंडिया नहीं है। क्लियर इसने किया, नाम वॉज गिवन बाय। ओके, अब देखो आप, यूरोपियंस आए एंड द इंडिया वॉज फॉरेन लैंड फॉर देम, तो नाउ इट इज अ कॉलोनी फॉर देम। तो कौन से ब्रिटिशर्स आए हैं या कौन से यूरोपियंस आए हैं? पुअर, गरीब, जो खोज में थे कि एक भाई इंडिया जैसी चीज मिल जाए हमें। तो यूरोपियंस आए, इंडिया में रहना शुरू कर दिया, इंडिया इज अ कॉलोनी फॉर देम। अमेरिका में रहना शुरू कर दिया, अमेरिका इज अ कॉलोनी फॉर देम। साउथ अफ्रीका में रहना शुरू कर दिया, तो साउथ अफ्रीका इज अ कॉलोनी फॉर देम, क्योंकि ये एक फॉरेन लैंड है जो वैकेंट है और आप वहां जाकर के बस रहे हो। चाहे आप परमानेंटली सेटल हो रहे हो, चाहे आप टेम्परेली सेटल हो रहे हो 10-12 साल के लिए भी, स्टिल इट इज अ कॉलोनी फॉर यू। ठीक है ना? ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉलोनीज। और एक चीज आप याद रखना, जब भी आप बात करोगे तो मोस्ट ऑफ द यूरोपियंस दे वेर पुअर्स, जो आए थे यहाँ। क्योंकि गरीब अमीर आदमी कभी भी माइग्रेट नहीं करता, माइग्रेशन वही करेगा जिसको और पैसे चाहिए होंगे, जिसको और अमीर बनना होगा। एक आदमी जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अमीर है, क्वीन क्यों नहीं आई इंडिया? इंडिया पे रूल ही करना था तो क्वीन ही चली आती, सीधा ब्रिटिश आर्मी भेज देगी, जा बेटा कब्जा कर लो, हम जाके वहाँ रहेंगे। नहीं आए, इसलिए वो कई कंपनी थी जो बिजनेस करने आई थी, अमीर बनने का सपना था। ठीक है, ठीक है। मतलब जनरली वो क्या कहते हो आपकी वो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, कुछ ट्रीटीज वगैरह होंगी, लेकिन कुछ छोटे मोटे वॉर्स बता दूंगा। जैसे देयर वाज अ आर्मी, स्पेनिश आर्मी, द नेम वाज अरमाडा। अरमाडा का नाम सुना होगा। अरमाडा को डिस्ट्रॉय कर देंगे ब्रिटिशर्स, तो जब अरमाडा डिस्ट्रॉय होगी तो स्पेन की नेवी खत्म, लगभग नेवी खत्म, तो ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, है ना। वो सारी चीज़ें छोटी छोटी बता दूंगा, बट हाँ दिस इज द पार्ट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। लेकिन मैं सिर्फ आपको कॉलोनीज, इंपीरियलिज्म, ये सारी चीज़ें समझा पाऊँ इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि ये बहुत बार यूज होंगे। पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री का खेल समझ आ जाएगा आपको कि किस चीज़ क्या क्या क्यों हो रहा था। ठीक है, ओके। देन पुअर ब्रिटिशर्स दे केम हियर, दे स्टार्टेड लिविंग हियर। ओके, अब देखो आप, बात तो सही कहा। ठीक है, तो पुअर ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया। ठीक है, इफ दे स्टार्टेड लिविंग हियर परमानेंटली, so they will be called as settlers. This is the difference. Poor Britishers, they came to India. If they became, if मत लिखना, तो बोलना कि जो भी यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट बन गए। ठीक है, इफ दे बिकम परमानेंट रेजिडेंट, तो दीज ब्रिटिशर्स विल बी कॉल्ड एज सेटलर्स। तो सेटलर हम किसे बोलते हैं? कोई एक बाहर का पर्सन आकर के अगर हमारे यहाँ सेटल हो जाए परमानेंटली, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज, और दैट कम्युनिटी विल बी कॉल्ड एज सेटलर्स। ठीक है, सो दे विल बी नोन एज सेटलर्स। वो बाहर से आए गरीब, हमारे यहाँ देखा कि बड़े आंखें चौंधी आ गई, इतना सोना इतना पैसा, यहीं रह जाओ, बढ़िया जगह है। कॉलोनी इज दैट एरिया फॉर यू। तो सेटलर्स जहां रह रहे होंगे उनको क्या बोलेंगे? कॉलोनी। देखो आप, देखो, जो रहने आए वो सेटलर्स, जिस एरिया में वो लोग रह रहे हैं उस एरिया को हमने क्या बोला? कॉलोनी। या वो एरिया इन सेटलर्स के लिए क्या हुआ? कॉलोनी। बिकॉज इट वॉज अ फॉरेन लैंड, इट वॉज वैकेंट एंड वी आर सेटल्ड हियर। ठीक है ना। तो अब सेटलर्स भी दो तरह के हो सकते हैं, एक परमानेंट सेटलर्स होंगे, एक टेम्पररी सेटलर्स। टेम्पररी सेटलर्स वो होंगे जो 10-12 साल 15 साल के लिए मन से होंगे। जो परमानेंट सेटलर्स होंगे, आगे इनकी जनरेशन को हम लोग एंग्लो इंडियंस बोलेंगे, दे विल बी कॉल्ड एज एंग्लो इंडियंस। ठीक है, जो परमानेंट सेटलर्स होंगे, जो यहीं बस गए, दादा परदादा जिनके अंग्रेज थे, इंडियन से शादी कर ली, अब जो उनके बच्चे होंगे, जो उनके बाय प्रोडक्ट होंगे, उनको दे विल बी नोन एज एंग्लो इंडियंस। बाई प्रोडक्ट ही तो होता है ये, बाई प्रोडक्ट ही तो होते हैं, और क्या। ठीक है, तो अगर कोई परमानेंट है सेटलर, परमानेंट सेटलर, तो उसका जो एक बच्चे ही लिखते हैं, सन और डॉटर, दे विल बी कॉल्ड एज एंग्लो इंडियंस। ठीक है, अरे औरतों से नहीं, उनकी औरतों ने हमारे यहाँ के आदमियों से भी शादी की होगी। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। तो अरे हमारे यहाँ भी अच्छे लोग रहते थे भाई, दिखने में ठीक ठाक थे,
खराब नहीं थे, ठीक है, थे हमारे यहाँ भी भाई ये मराठास वगैरह, राजपूत सिख, ये लोग क्या खराब थे? हैं? मुगल्स? यही देखो, लोगों को यही भ्रम है। मतलब आप वही ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है। अरे आप एक ऐसी जगह पे हो जहां के लोग तो सबसे ज्यादा, मतलब ठीक है, हट्टे कट्टे चौड़े लंबे चौड़े, हरियाणा, यू आर अ पंजाबी सिख, इनसे बेहतर कौन हो सकता भाई? गलती से भी मत कह देना इंडियंस और इंडियंस उनसे सुपीरियर कोई नहीं है। जहां बात आएगी देश की, बस हमारा देश, उसमें मजाक भी नहीं लेंगे, कोई बात नहीं। यूनाइटेड इंडिया है ना, अखंड भारत, एक दिन, ठीक है, ओके। तो मजाक में भी भाई हमारे इंडियंस बेहतर हैं, चाहे मैं लड़कों की बात करूं लड़कियों की बात करूं, दे आर कंसीडर टू बी। अच्छा एक चीज देखो, जो स्किन लेकर के आप पैदा हुए हो ना, ब्रिटिशर्स के लिए घंटों धूप में बैठे रहते हैं, किसी तरह से टैनिंग हो जाए, वी आर बॉर्न विद दैट स्किन। पागल है वो टैंड स्किन के लिए, जा करके देखो कभी कनाडा वनेडा, दे आर पागल फॉर इट। जो हमारी एग्जैक्ट कलर स्किन का कलर है ना, इट इज द बेस्ट। तो वी आर ब्लेस्ड कि हम ऐसी जगह पैदा हुए, नहीं तो वही कि ठीक है, ज्यादा नहीं जाते हैं, ठीक है, ओके। हाँ, अरे भाई स्किन बर्न नहीं चाहिए, टैनिंग चाहिए, देयर इज अ डिफरेंस। अब उसको रोस्ट करके थोड़ी अच्छा हो गया, लाओ एक बाइट खाते हैं। बर्न नहीं चाहिए मेरे भाई, टैनिंग चाहिए। हम बाहर जाते हैं, हम सनस्क्रीन इसलिए लगाते हैं कि आग न लग जाए मुंह में, घोस्ट राइडर बने घूम रहे, खोपड़ी जल रही है। तो देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे ना तो आग लग जाएगी, ठीक है, ओके। तो ये जो सेटलर्स थे, इस तरह के सेटलर्स अमेरिका भी गए थे। तो अमेरिका में ब्रिटिशर्स ने 13 कॉलोनी, सॉरी यूरोपियंस ने 13 कॉलोनीज बनाई, जो आगे चल के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना, है ना। तो यहाँ ब्रिटिशर्स मत लिखना, यूरोपियंस ही लिखना आप। तो यूरोपियंस गए, जब ये अमेरिका पहुंचे तो यहाँ पे इन्होंने 13 कॉलोनीज बनाई, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है ना, अमेरिका में इन्होंने 13 कॉलोनीज बनाई, एग्जैक्टली 13 कॉलोनीज थी। देन इन्होंने लड़ बढ़ के खुद को फ्रीडम दे दिया, और आगे चल के ये बनता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यही 13 कॉलोनीज आगे चल के यूएसए बनती है ना। और ये कॉलोनीज बसाई किसने थी? यूरोपियंस ने। ये वहां पे गए, वहां के जो गरीब गरीब लोग थे मारा भगाया गया, भग, गरीब मतलब पैसे वाइज नहीं, पढ़ाई और टेक्नोलॉजी वाइज गरीब थे वो। तो ठीक है, यूरोपियंस गए पहुंचे अमेरिका, अमेरिका में 13 कॉलोनीज बनाई, और फिर ये आगे कॉलोनीज चल गए, जब इनको फ्रीडम मिली तो दे वर कंबाइनली कॉल्ड एज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जनरली इट वाज द पार्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका, सॉरी नॉर्थ अमेरिका। हाँ, हम्म, हाँ, हाँ, स्टेट्स स्टेट्स देखो, डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। अच्छा एक चीज देखना, हमारे यहाँ पे छोटे 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 किंगडम्स थे, है ना, और क्या हुआ कि वो कंबाइन होकर के लड़े, तो इसीलिए वी आर अ कंबाइंड पावर। यहाँ पे हर कॉलोनी अपने लिए अलग लड़ रही थी, तो इसीलिए स्टेट्स आज भी वहां के देखोगे, दे आर मोर पावरफुल देन द सेंटर। स्टेट्स आर मोर पावरफुल, डुअल सिटीजनशिप वाला सिस्टम है ना वहां पे, है ना। तो स्टेट्स दे आर स्टिल पावरफुल, क्योंकि ये जो कॉलोनीज बनी थी, आप देखो यहाँ डिफरेंट 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 कल्चर के लोग थे, है ना। है? अरे तो आप जैसे जैसे यूपी, इट वाज अ कंबाइन, देन उत्तराखंड को तोड़ करके अलग कर दिया, झारखंड को। सेंटर तो था ही नहीं, सेंटर तो फिर बाद में इन्होंने बनाया कि चलो एक सेंटर करते हैं हम, थे स्टेट्स। अब मान लो एक स्टेट में दो पावर्स रह रही, मराठास भी रह रहे हैं और किनकुलिज खान भी हैं, तो दोनों ने अपना एरिया डिवाइड कर लिया, एक स्टेट से दो स्टेट बन गया। इस तरह से बेसिकली पावर्स थी, जिनमें लगा कि क्लैश हो सकता है, अलग अलग राज्य बना दो, जिसको जो पसंद हो वो उस राज्य में रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो, ठीक है। तो कॉलोनीज, जैसा हमने बात किया कि भाई कि कोई फॉरेन पर्सन आके वहां रहने लग जाए तो उसके लिए कॉलोनी बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, कॉलोनी बनाने के दो तरीके, एक तरीका तो मैंने बता दिया कि आप वहां पे जाकर के रहने लग जाओ, यही तो कॉलोनी बनाने के दो तरीके, एक तो मैं वहां जाकर के बस जाऊं तो वो मेरे लिए कॉलोनी बन जाएगी, दूसरा एक और तरीका है, दैट इज मिलिट्री कंट्रोल, अगर मैं किसी एरिया को मिलिटरीली कैप्चर कर लूं, दैट इज ऑल्सो कॉलोनी फॉर मी। देयर आर टू वेज टू मेक दैट कॉलोनी। एक होगा कि नाउ वी आर रेजिडेंट ऑफ दैट एरिया, रेजिडेंट ऑफ फॉरेन एरिया, तो हम हमारे लिए वो कॉलोनी हो गई, तो इट इज़ कॉलोनी फॉर अस, कि हम वहाँ जा करके बस गए, जिसे चाइना कर रहा है, लद्दाख में अपने लोगों को भर रहा है, कॉलोनी बना रहा है अपनी, है ना।
ठीक है, एंड देन या फिर मैं उस एरिया को क्या करूं, मिलिटरीली कैप्चर कर लूं। ठीक है, ये क्या होगा, रेजिडेंट ऑफ द फॉरेन, कि वहां हम गए, थोड़ा उन लोगों के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, थोड़ा इज्जत विज्जत दे रहे, कहाँ भाई और कैसे हो, ठीक ठाक हो। हम्म, ऑफिशियली क्या हम मानते हैं कि लद्दाख उनका पार्ट है? अभी ये सोच मत लेना, इट इज़ फॉर इंडिया, इट इज़ अ फॉरेन लैंड फॉर चाइना एज वेल, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ चाइना, इट इज़ कैप्चर्ड बाय चाइना, देयर इज अ डिफरेंस। हम नहीं मानते, चाइना अरुणाचल प्रदेश को हमारा पार्ट नहीं मानता। तो चाइना जब कोई इंडिया का मैप पब्लिश करता है, अरुणाचल प्रदेश उसमें नहीं होता है, वो कट कर देते हैं उसको। तो चाइना क्या मानता है कि इंडिया के लिए अरुणाचल प्रदेश इज अ फॉरेन लैंड। कश्मीर हमको क्या मानता, कश्मीर के जो आतंकवादी हैं, कश्मीर नहीं, सॉरी करेक्शन, जो आतंकवादी हैं, कोई भी आतंकवादी, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे जो कश्मीर के आतंकवादी होंगे, वो इंडिया को क्या मानते हैं, हाँ वो मानते हैं कि ये एक फॉरेन पावर है, ये इंडिया इनके लिए कॉलोनी है, इसीलिए इनको बाहर फेंको, इंडिया हमारा है ना। तो हम इंडियंस को वो लोग मानते हैं कि ये इनके लिए कॉलोनी है, ये लैंड इनका नहीं है, दे आर द इन्वेडर्स, बाहर फेंको। ओके ठीक है। अच्छा, किसी कॉलोनी के जो नेटिव्स होंगे, किसी कॉलोनी में रहने वाले नेटिव्स, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भाई जो चीज़ मेरे लिए कॉलोनी है, वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए वो इंडिजिनस लोग बोले जाएंगे, जो वहाँ के रहने वाले लोग होंगे। कॉलोनी के वो लोग जो वहाँ से रह रहे हैं हमेशा से ही, दे विल बी कॉल्ड एज इंडिजिनस, ठीक है ना, ओके। इंडिजिनस, दे विल बी कॉल्ड एज, नहीं नहीं, ये बैकग्राउंड ही चल रहा है, मन है तो बताओ, छपवा दूँ 70-80 पेज। नहीं नहीं कोशिश करूँ कि पूरी चीज़ें बता दूँ, ठीक है, इंडिजिनस और, ठीक है ओके। तो अब आते हैं, कॉलोनी समझ आ गई, अब आते हैं जरा कॉलोनलिज्म पे, क्या होता है ये, अब यहाँ से कॉलोनिलिज्म। अब देखो, मैं किसी जगह पे रहने गया, अभी तक तो रहने की बात थी, अब मैं उनका एक्सप्लॉइटेशन शुरू कर दूं, उसको हम बोलेंगे कॉलोनलिज्म, है ना। ठीक है, तो अब मैं उनका क्या करूं, बेसिकली दो चीज़ें करूंगा, एक तो एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए भी मुझे एक चीज़ करना पड़ेगा, क्या, तो कॉलोनलिज्म इज नथिंग बट एक्सप्लॉइटेशन, बट इस एक्सप्लॉइटेशन का एक पहला स्टेप होता है, दैट इज कॉल्ड डोमिनेशन। until I dominate that area I cannot exploit that area, है ना। तो पहला स्टेप होगा डोमिनेशन, तो अगर डोमिनेशन शुरू हो रहा है तो इट विल लीड टू एक्सप्लॉइटेशन। तो ठीक है, डोमिनेशन प्लस एक्सप्लॉइटेशन इज कंबाइनली नोन एज कोलोनियलिज्म। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन कितने टाइप्स का हो सकता है, मेजरली एक इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, और पॉलिटिकल, सोशियो, सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, सोशियो कल्चरल, या अब हम उनको कल्चरली भी, यही तो बताता हूँ ना, ना ना ना, अच्छा ये कॉलोनियलिज्म नहीं है अभी डिफरेंस बताता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस। देखो देखो, दो तरीके होते हैं कॉलोनियलिज्म के, जो सेकंड तरीका, अगर उस तरह से कॉलोनी बनाई जा रही तो दैट इज कॉल्ड इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म इज अ एक्सटेंशन ऑफ कॉलोनियलिज्म, है ना। यहाँ पे थोड़ा बताओ कैसे, जैसे मैं आपको मार रहा हूँ लेकिन इज्जत से, कि ऐसे मार रहा हूँ, अब मैं मारूंगा गुस्से से, कि दिस इज डिफरेंस, एक्सटेंशन ऑफ द वायलेंस, है ना। नहीं मारा नहीं है, ऐसे मत सोचना कि मारा है ठीक है ओके, ओके, नहीं नहीं, भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये कॉलोनिज्म करेगा कौन, बाई फॉरेनर्स, ये क्लियर है ना, कि एक फॉरेनर होगा तो ही होगा, है ना। अच्छा, फॉरेनर्स होंगे, मैंने बोला कि ये कॉलोनिज्म जो है हमेशा फॉरेनर्स की बात होगी, ये फॉरेनर्स होंगे। अब देखो,
फॉरेनर्स भी कई तरह के हो सकते हैं, 3-4 तरह के फॉरेनर्स हो सकते हैं जो ये काम कर रहे हैं। पहला तो कौन से लोग होंगे? पहले होंगे मिशनरीज, जो धर्म का प्रचार करने आए थे। नाउ दे आर बिकमिंग द डोमिनेंट ऑफ दैट एरिया। जैसे मैं मिशनरी था, मैं यूज करने आया, मैंने सारे लोगों को क्रिश्चियन बना लिया, अब मुझे पता कि इनका सपोर्ट इनडायरेक्टली मेरे पास है। तो ये फॉरेनर्स कई टाइप के हो सकते हैं। एक तो मिशनरीज हो सकते हैं, मिशनरीज कि भाई हाँ ठीक है प्रचार करने आए थे। सेकंड हो सकते हैं सेटलर्स, जो सेटल होने के उस चक्कर से आए थे, सेटलर्स हो सकते हैं। देन कंपनी भी हो सकती है, ईस्ट इंडिया कंपनी इज अ एग्जैक्ट एग्जाम्पल। कोई कंपनी भी हो सकती है ये फॉरेन। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप उसके आगे EIC लिख लेना, ईस्ट इंडिया कंपनी भी तो एक कंपनी थी ना, फॉरेन कंपनी, ठीक है। और कोई गवर्नमेंट भी हो सकती है, सरकार भी हो सकती है, कोई फॉरेन सरकार जो ये कॉलोनिज्म वाला काम करे, जैसे ब्रिटिश 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 गवर्नमेंट 1857 के बाद डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को कब्जा करना शुरू कर, मतलब रूल करना शुरू कर देगी। तो फॉरेनर्स चार तरफ, 4-5 मतलब कई कैटेगरीज हो सकती है, मेजरली जो है वो ये है कि हाँ ठीक है। तो ब्रिटिशर्स कोई गवर्नमेंट भी हो सकती है जो ये काम कर रही हो, मिशनरीज भी हो सकते हैं फॉरेनर्स के रूप में, सेटलर्स हो सकते हैं जो रहने आए थे, जैसे यूरोपियंस रहने आए थे शुरुआत में, या फिर कोई कंपनी भी हो सकती है, व्यापार करने ही मौका मिला, रिलायंस व्यापार कर रही है अफ्रीका में, कल को मौका मिल जाए कॉलोनी बना दे अफ्रीका को, ठीक है, तो तुरंत लोग सिम बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे, भाई हम सिम बेचेंगे तुम्हारी, हमको वहाँ भेजो IAS ऑफिसर बना के, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें, ठीक है। अब देखो ये कॉलोनिज्म स्टैब्लिश कैसे होता है, ये जिसके 2 तरीके हैं जिसकी हम बात करेंगे, ठीक है। टाइम है ना अभी? अरे बहुत वक्त है। दस मिनट है, चलो कोई बात नहीं, 10 मिनट एक्स्ट्रा कर दूं, ओके, फॉर श्योर। त्योहार का बात है भाई, शुभ चीजें हैं, जब शुभ होता है तो कुछ एक्स्ट्रा किया जाता है ना। मिठाई लेकर आए होते तो सोचता भी कि हाउ इट वाज स्टेब्लिश्ड, है ना। यही तो पहला देखो, सटल मेथड। तुम मिठाई ले आती, मना मैं लेता, मेरे दादाजी की डेथ 2018 में हो गई तो आई एम एलिजिबल। हाँ नहीं नहीं, जिनके यहाँ होती है ऑब्वियसली नहीं मनाया जाता, लेकिन दूसरे को अब मनाने के लिए ये खुश कर सकते हैं, लो तुम मनाओ, ठीक है। ओके, पहला इज सटल मेथड। व्हाट इज सटल? अरे मतलब वही सबटल सटल कुछ भी बोलो, है। इट इज समथिंग व्हेन यू व्हाट डू यू से, कि थोड़ा छुप छुप के, है ना, कि ऐसे इशारों इशारों वाला गाना थोड़ा ना, वही वाला है सटल मेथड, कि डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, है ना। देन कम्स ओवर्ट मेथड, ये थोड़ा इजी, इसको पहले समझते हैं, सटल वाला बाद में करेंगे। ओवर्ट मेथड, ओवर्ट क्या है? डायरेक्टली ओपनली, पहले घूंघट में से काम हो रहा था, अब सीधा घूंघट हटा दिया कि चल बेटा अब बताते हैं तुझे, ठीक है, समझ रहे हो ना, नई नई बहू ये थोड़ा टाइम पुरानी बहू, ये ठीक है। सो ये मेथड था इनका, कि अभी नई नई शादी करके आए थे, थोड़े दिन इज्जत से रहेंगे, है ना। तो ये वाला मेथड वही है कि नई नई शादी हुई है, ससुराल वालों के लिए थोड़ा इज्जत से, एक OVERT, ओवर्ट। ये तो शेक्सपियर साहब से पूछो एग्जैक्ट मीनिंग क्या है फिर उस बेसिस पे डिपेंड करता है। खैर ठीक है, अभी देखते हैं वो, अभी रुको, कुछ अच्छी चीजें बतानी इसमें, है ना। ओवर्ट मेथड में 2 चीजें होती हैं, ठीक है। पहला होगा, 2 बातें मेन होती हैं ओवर्ट मेथड में, किसी चीज को अगर आप कॉलोनियली बना रहे हो ओवर्ट मेथड से 2 चीजें करके, तो इट विल बी कॉल्ड एज इंपीरियलिज्म। उसमें पहली चीज क्या है कि आपने सीधा मिलिट्री का यूज कर लिया डोमिनेशन को एस्टेब्लिश करने में। तो इफ यूज्ड मिलिट्री टू एस्टेब्लिश डोमिनेशन, सीधा आपने अटैक किया और उसको मिलिटरीली कैप्चर कर लिया उस एरिया को, तो इट इज ओवर्ट मेथड का ये पहला पार्ट। सेकेंड इज डोमिनेशन एस्टेब्लिश करना कैसे? बाय कैप्चरिंग दियर अदर थिंग्स, लाइक उनकी पॉलिसीज को कैप्चर कर लो आप, या अगर मैं ऐसे बोलूं कि बाय कैप्चरिंग दियर सॉवरेन फंक्शंस। 2 तरीके हो सकते हैं, या तो मैं मिलिटरीली कैप्चर कर लूं या उनके सॉवरेन फंक्शंस को कैप्चर कर लूं।
सॉवरेन फंक्शन क्या होते हैं? पॉलिटी खत्म है ना, बताओ जरा सॉवरेन फंक्शंस, व्हाट आर द सॉवरेन फंक्शंस अगर मैं इंडिया की बात करूं? ठीक है, पॉलिसी मेकिंग हो गया है ना, रेवेन्यू इज अलग सॉवरेन फंक्शन है ना, और क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, ये अलग एक सॉवरेन फंक्शन है, इस तरह के सॉवरेन फंक्शंस। तो अगर मैं किसी एरिया का पूरा सॉवरेन फंक्शन कैप्चर कर लूँ, क्योंकि पॉलिसी भी मैं बना रहा हूँ, है ना, उनका रेवेन्यू कलेक्शन का तरीका भी मैं बता रहा हूँ, उनका जो ये लॉ एंड ऑर्डर है वो भी मैं देख रहा हूँ, तो ये हो गए उनके सॉवरेन फंक्शंस। जैसे अगर आप, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिविल सर्विसेज, अगर आप यूपीएससी तो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हो, एक सॉवरेन फंक्शन, आईपीएस होते हो तो आप लॉ एंड ऑर्डर देखोगे, अनदर सॉवरेन फंक्शन। तो सिविल सर्विसेज इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दीज सॉवरेन फंक्शंस, है ना। आप लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हो इफ यू आर आईएएस ऑफिसर, आप रेवेन्यू सर्विसेज देख रहे हो विच इज अनदर सॉवरेन फंक्शन, यू आर एन आईआरएस, डिफेंस में हो आईडीएस, तो ये हो गए सॉवरेन फंक्शंस। तो दो तरीके हो सकते हैं। तो अगर कोई एरिया को कॉलोनी बनाया जाता है यूजिंग ओवर्ट मेथड, तो दिस थिंग विल बी नोन एज इंपीरियलिज्म, ये पूरा काम बोला जाएगा इंपीरियलिज्म। ठीक है, तो अगर आप किसी जगह को कॉलोनी बना रहे हो इन तरीकों को यूज करके, तो ये एग्जैक्टली है इंपीरियलिज्म। ठीक है, कॉलोनिज्म और इंपीरियलिज्म में डिफरेंस अभी समझाता हूं आपको, बट हाँ फिलहाल आप जानते रहो कि किसी कॉलोनी के बनाया जाए, मैंने बोला ना कि एक्सटेंशन ऑफ कॉलोनी, कॉलोनी बन गई है लेकिन इन चीजों को यूज करके। आप कहीं रहने गए, मान लो पहले आप रहने गए तो वो आपके लिए कॉलोनी हो गई, अब आपने उस एरिया को मिलिटरीली कैप्चर कर लिया, और या फिर ये काम कर दिया, या दोनों काम कर दिया, जो भी बात हो, तो इट विल बी नोन एज इंपीरियलिज्म, कि आप वहां रहने गए तो आपके लिए कॉलोनी हो गई, अब आपने इसका थोड़ा एक्सटेंशन कर दिया तो आप यहां पहुंच गए इंपीरियलिज्म पे। ठीक है, बजट वगैरह भी बाकी सॉवरेन फंक्शन ही है, मेकिंग बजट एंड ऑल। ठीक है, तो यहां पे क्या आपने किया, इस मेथड में आपने फुल्ली एनेक्स कर लिया उस एरिया को, इट इज फुल्ली एनेक्सेशन ऑफ द एरिया, यही तो आप कर रहे हो, यू अनेक्स दैट एरिया फुल्ली, कैप्चर कर लिया आपने पूरे एरिया को। तो ओवर्ट मेथड इज नथिंग बट फुल्ली एनेक्सेशन ऑफ द पर्टिकुलर एरिया और द पर्टिकुलर कॉलोनी। तो जब आप फुल्ली अनेक्स कर लेते हो किसी एरिया को, तो दिस मेथड विल बी कॉल्ड ओवर्ट मेथड, और अगर ओवर्ट मेथड से कोई कॉलोनी बनाई जाती है तो इसको हम इंपीरियलिज्म बोलते हैं। इसको क्लियर करूंगा, परेशान मत हो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास इसके लिए, एकदम रामबाण चीज़ है, जिंदगी में नहीं भूलोगे, मैं नहीं भूला हूँ। ठीक है, कि व्हाट इज इंपीरियलिज्म एंड व्हाट इज कॉलोनिज्म, एकदम बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, फिलहाल इतना समझ आया? ठीक है, तो यहाँ ही तक रखते हैं, क्योंकि वो एग्जाम्पल समझाऊंगा तो उसके लिए आप फ्रेश माइंड से होने चाहिए, मजा आएगा, 10-15 मिनट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मेरी, मुझे नहीं पता, हु नोज। अच्छा, पॉलिटी खत्म है, ठीक है, दैट डजंट मीन कि भाई, देखते हैं जो भी होगा फिलहाल। हाँ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ऑनलाइन वाले आकाश, मानव, सर ये दोबारा बता दो, वाह वाह भाई आकाश। लेकिन क्या दोबारा बताऊं, एक्सप्लॉइटेशन प्लस डोमिनेशन, आकाश इसको और क्लियर मैं करूंगा आगे, है ना, और आगे क्लियर करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, थोड़ा सा और आगे मैं क्लियर कर दूंगा, एक्सप्लॉइटेशन प्लस डोमिनेशन जो आप समझ रहे हो ना, ठीक है, थोड़ा और आगे इसको क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अभी परेशान मत हो, एक बार मैं डिफरेंस बता दूं, देन आई विल क्लियर, आई विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास है, एक्सप्लॉइटेशन और डोमिनेशन ये समझाऊंगा। ठीक है, हाँ ओके, इससे रिलेटेड, अच्छा रुको रुको, ये एंड कर लें दो देन, ठीक है ओके। और किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं, ठीक है फिर, दैट्स इट फॉर टुडे ऑनलाइन वालों। तो सर लास्ट सेकंड स्लाइड बता दो बस, लास्ट सेकंड, ये वाली, आकाश देखना जरा, ये वाली क्या? अच्छा ठीक है, तो मैंने बोला कि देखो कॉलोनी बनाने के दो तरीके, मैं किसी एरिया को कॉलोनी किस तरीके से बना सकता हूँ। एक तरीका होगा कि मैं वहां जाके रह जाऊं, ठीक है, वो एरिया मेरे लिए एक फॉरेन लैंड था जिसको मैं नहीं जानता था, मैं वहां जाकर के रहने लग गया, तो वो मेरे लिए कॉलोनी बन गई। या फिर उस एरिया को मैंने अपनी आर्मी ले जाकर के कब्जा लिया, ठीक, जैसे मैं या तो किसी के यहाँ किराएदार बन जाऊं या फिर उसकी जमीन ही कब्जा लूं, ये बात।
तो अगर मैं वहां जाकर के रह रहा हूं नॉर्मली तो भी वो मेरे लिए कॉलोनी, या मैं खुद ना जाकर के अपनी मिलिट्री भेज करके वो एरिया अपने अंडर कब्जा लूं तो भी वो मेरे लिए कॉलोनी बन सकती है। ठीक है, तो दो तरीके होंगे कॉलोनी बनाने के, या तो मैं रहूं या मैं मिलिट्री वाइज कैप्चर कर लूं। ठीक है, और जो कॉलोनी में रहने वाले लोग होंगे जब तक मैं जाऊंगा वहां, जो पहले से रह रहे हैं उनको हम बोलते हैं इंडिजीनस, जिसकी हिंदी होती है कि भाई वो वहीं के रहने वाले लोग हैं। ठीक है, इंडिजीनस। फिर मैंने देखा कि इस कॉलोनी से कॉलोनलिज्म कैसे बनता है, कि ये एग्जैक्टली क्या होता है। तो मैंने बोला कि डोमिनेशन प्लस एक्सप्लॉइटेशन, कि किसी कॉलोनी में आप रह रहे हो तो पहले तो आप वहां पे नेता बन जाओ, नेता बन जा करके आप उनको लूटना शुरू कर दो। तो नेता बने इस डोमिनेशन, फिर एक्सप्लॉइटेशन ही जब आपने उनके रिसोर्सेज यूज करना शुरू कर दिया है ना, कि उनका पैसा वैसा यूज करना शुरू कर दिया अपने लिए, ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको बेहतर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी के लिए कॉलोनी आप समझो, कॉलोनलिज्म मैं आपको समझाऊंगा और बेहतर। ओके आकाश, ठीक है, ऑनलाइन वालों आप लोग जा सकते हो। बाकी हैप्पी होली, जाओ होलिका दहन वहन करो आप लोग भी। ठीक है, ओके।